तो ये कहानियाँ हमारे हैंडसम और इमोशनलेस हीरो शीलियान की, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। डैड को थोड़ा सा शक था कि कहीं हमारी कंपनी बैंकरप्ट ना हो जाए, इसलिए वो इसकी शादी अपने ही एक फ्रेंड की बेटी फेंग से करवाना चाह रहे होते हैं। बट ये तो उन्हें साफ मना कर देते हैं कि ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। दूसरी तरफ हमें ड्रामे की फीमेल लीड लिन को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी चेयरफुल और साथ साथ थोड़ी सी स्टूपिड गर्ल भी है। इसके दो फ्रेंड्स हैं, एक है जिंग जिंग और दूसरा है लियांग। लिन के डैड नहीं है ना, तो इसे अपनी फैमिली का खर्चा चलाने के लिए खुद ही पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती हैं। इसकी फैमिली में एक मम्मी और एक इसका छोटा भाई है, जो कि बहुत ही इल रहता है। अब यहाँ से जाते हुए अचानक ही इसकी टक्कर एक लेडी से हो जाती है, जो कि बहुत ही प्रीटी थी, और यही हमारे ड्रामे की सेकंड फीमेल लीड फेंग ही है। वो एक्चुअली में इस रेस्टोरेंट पे किसी और से नहीं बल्कि शीलियान से ही मिलने के लिए आई होती है, और इसकी ब्यूटी से हमारी ये क्यूट सी फीमेल लीड तो काफ़ी एडमायर भी नज़र आ रही थी। ये तो चाहती थी कि ये ना अब जल्दी से जल्दी शीलियान से शादी कर ले, बट वो तो साफ मना कर देता है कि तुम्हारा ये इरादा मैं कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। यहाँ पे हमें इतना भी पता चल गया था कि ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स ही हैं, बट पता नहीं आखिर हमारा हीरो शादी से क्यों इनकार कर रहा था। इस बारे में तो हमें फ़िलहाल बाद में ही पता चलेगा। ये अपनी स्कूटी खड़ी करके जैसे ये एक स्टॉल पे अपने लिए खाने का कुछ लेने के लिए जाती है ना, तो हवा के चलने की वजह से इसकी स्कूटी रोड पे ही आ गिरी थी, और हमारा हीरो इसकी स्कूटी के ऊपर ही अपनी गाड़ी को चलाता हुआ वहाँ से चला जाता है। ये देख के लिन को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि काश इस गाड़ी वाला पर्सन एक दफ़ा मेरे हथों चढ़ जाए, फिर मैं इसे बताऊंगी। अब नेक्स्ट जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई होती है वो किसी और की नहीं बल्कि हमारे हीरो की ही होती है। इसका ड्रीम था यहाँ पे जॉब करना। अब जैसे ही इसकी नज़र यहाँ पे शीलियान पे पड़ती है तो समझती है कि शायद ये एम्प्लॉई है। थोड़ी सी स्टूपिड जो है, इसे क्या पता कि आखिर कोई एम्प्लॉई इतनी वेल ड्रेसिंग करके कैसे आ सकता है यहाँ पे। ये उसे अपनी पिक्चर्स क्लिक करने को बोलने लगी थी, वो तो एक भी नहीं करता। और ये देख के इसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये आखिर इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है। उसे जाके थोड़ी सी फ्रेंडशिप करना चाह रही थी, बट वहाँ पे वो तो उसे कोई ख़ास भाव ही नहीं दे रहा होता, इवन के इससे बात भी नहीं करता। ये अब समझती है कि शायद इसे सोशल फोबिया होगा। शीलियान को कंपनी के लिए एक स्पोक पर्सन की तलाश थी, और यहीं पे इंटरव्यू देने के लिए हमारी सेकंड फीमेल लीड फेंग भी आई होती है। शीलियान के इरादे तो बिल्कुल भी उसे स्पोक पर्सन बनाने के नहीं होते हैं। अब एक आंटी के थ्रू इसे पता चलता है कि आज जो भी जॉब के लिए इंटरव्यूज़ होने वाले थे वो कैंसिल हो चुके हैं। ये अपने फ्रेंड को कॉल करके इस बारे में बता देती है। यही कहने लगी थी कि आज मैं बहुत सैड होंगी, पता नहीं मुझे यहाँ पे जॉब मिलेगी कि नहीं। आखिर को ये उसकी ड्रीम कंपनी थी, तो इसलिए इसका सैड होना तो बनता था। इसकी यहाँ पे सारी बातें तो फिर फेंग ने भी सुन ली होती हैं। वो इसे कह देती है कि ठीक है, आज से तुम मेरी मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हो, तुम्हें इतना ही शौक है ना यहाँ पे काम करने का। आज फर्स्ट डे ही वो इसे अपना मेकअप करवाती है और काफ़ी सेटिस्फाई भी लग रही थी। शीलियान इजाज़त देता या ना देता, लेकिन इसने उसके एक प्रोजेक्ट के लिए अपना फ़ोटोशूट करवा लिया था, और साथ ही साथ कैमरामैन को इसके भी थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करने को बोल। ये काफ़ी क्यूट लग रही है ना। अब बाद में इसे पता चलता है कि आज जिस लड़की ने इसे हायर किया है वो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट शीलियान की होने वाली फ्यूचर वाइफ ही है। ये सुन के वो तो और ज़्यादा खुश हो जाती है। इसका मतलब कि अब मुझे जॉब से कोई भी नहीं निकाल सकेगा। नेक्स्ट इसके एक और फ्रेंड जिसका नाम चन है, उसने इसे बुला लिया था, लेकिन फिर अचानक ही कॉल आने की वजह से इमरजेंसी में उसे जाना पड़ता है। ये तो बीच में आके ना काफ़ी काम लग रहा होता है, लेकिन तभी फिर हमें हमारी फीमेल लीड को भी यहीं पे ही दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त स्टोन से बातें कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा चीख चिल्ला भी रही होती है। ये सब कुछ सुन के ना यहाँ पे शीलियान को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, और वो आके इसे कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती हो, काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो। वो तो इसे पहचान ही गई थी कि आज ये कंपनी में मिलने वाला वही लड़का ही है। खैर यहाँ पे कहने लगती है कि देखो, अगर तुम क्वाइट हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया ही चुप हो जाएगी। मेरा काम है बोलना, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और इधर उसे काफ़ी सारी बातें भी सुनाने लगी थी कि आखिर तुम ये अपना एटीट्यूड किस बात का दिखा रहे हो, क्या ये पूरा एरिया तुम्हारा है। और इससे बातें करते करते अचानक ही फिसल के इसके ऊपर ही गिर जाती है, और यहीं पे ही एक स्ट्रेंजर ने इन दोनों की पिक्चर्स क्लिक कर ली थी। ये तो फौरन से साइड पे होती हुई वहाँ से चली जाती है। वापसी पे इसकी नज़र उस गाड़ी पे पड़ी गई थी जिसने कि इसकी स्कूटी ख़राब की थी। ये यहाँ पे एक नोट छोड़ के जाती है, जो कि यही था कि कल दोपहर के वक्त जो मैं तुम्हें एड्रेस बता रही हूँ, यहीं पे आके मुझे मेरे पैसे लौटा देना, जो कि
मेरी स्कूटी ख़राब की थी। अगर ऐसा ना किया तो मुझे तुम्हारी गाड़ी का नंबर प्लेट और सब कुछ पता है, तो मैंने जाके पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज करवा लेनी है। नेक्स्ट ये अपने फ्रेंड से मिलने के लिए पहुंच आई थी। तभी फिर शीलियान की असिस्टेंट मैगी से मिलने के लिए आती है और इसे पैसे देने लगी थी। ये देख के वो खुश हो जाती है कि इसका मतलब कि आप वही हो जिसने कि मेरी स्कूटी ख़राब की थी। वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो मेरे मास्टर थे। खैर, अब यहाँ पे उसे एक न्यूज़ के बारे में बताने लगी थी कि इन दोनों की फ़ोटो सोशल मीडिया पे किसी ने अपलोड कर दी थी, तो इसलिए सारे लोग इनको लेके ही गॉसिप्स करने लगते हैं। उन्हें डर था कि कहीं ये सब देख के ना ये बेचारी परेशान नहीं हो जाएगी, लेकिन वो कह देती है कि कोई बात नहीं, ऐसी बातें तो होती रहती हैं। आज ये स्कैंडल बना है, कल को थम भी जाएगा। आखिर एक बहुत बड़ा बॉस एक एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकता है। वैसे भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो इसलिए मुझ पे तो इस बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसकी बातें यहाँ पे हमारा हीरो भी सुन रहा होता है। खैर, अब यहाँ पे मैगी ने इसे अपना बिजनेस कार्ड भी एक्सचेंज कर लिया था। मैगी को तो इसने अभी के अभी निपटा दिया था और ये न्यूज़ आके लियांग को भी दिखा देती है। अपसेट भी लग रही थी कि अगर इस पे नज़र प्रेसिडेंट की फ्यूचर वाइफ की पड़ गई तो पता नहीं क्या होना, उसने तो मुझे जॉब से फायर ही कर देना है। इधर चैन शीलियान के साथ साथ इसका भी चाइल्डहुड फ्रेंड ही होता है। वेल, यहाँ पे शीलियान के जो भी रूमर्स फैले थे वो इन सब के बारे में फैंग को बता देता है। ये तो ज़रा भी अपसेट नहीं लग रही होती कि बस ऐसे ही खामा में लोग रूमर्स फैलाने में एक्सपर्ट हो गए, वरना शीलियान तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता है। नेक्स्ट उसके ऑफिस पहुंची होती है। यहाँ पे जो भी उसने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी वो सब की सब इसे दिखाने लगती है। इसे यकीन था कि शायद यही उसे अपना स्पोक पर्सन बना देगा। अचानक ही इसकी नज़र लिन की फ़ोटोज़ पे पड़ जाती है। ये उसे बताती है कि ये इसे मैंने ही हायर किया था, काफ़ी क्यूट लग रही थी ना, तो इसलिए मैंने इसकी पिक्चर्स भी क्लिक कर ली। वैसे इनमें से जो भी तुमने सेलेक्ट करनी है ना, कर सकते हो। ये सब कहती हुई वहाँ से चली जाती है। अब से इसने लियांग वाली प्लेस पे ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। अचानक ही इसे मैगी की कॉल आ जाती है जो कि कहती है कि तुमसे ना प्रेसिडेंट मिलना चाहते हैं, इसलिए फ़ौरन से उनके ऑफिस पहुंचो। ये समझती है कि शायद अब जो भी रूमर्स फैले हैं ना, उनके लिए ये मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इसलिए उससे अपोलोजाइज़ करने लगती है। लेकिन वो स्टिल इसकी कोई भी बात नहीं सुनता। यहाँ पे उसे अपने एक प्रोजेक्ट पे काम करने को बोलता है। ये भी फ़ौरन से मान गई थी और इसने तो उसे अपनी ही कंपनी का स्पोक पर्सन भी बना दिया था। ये तो फिर कुछ पैसों की खातिर ना यहाँ पे उसके प्रोजेक्ट पे साइन कर ही देती है और घर पे आके खुशी खुशी अपने फ्रेंड्स को ये दिखाने लगी थी कि देखो, मैं अपनी फेवरेट कंपनी की स्पोक पर्सन बन चुकी हूँ। और कंपनी में आके काफ़ी खुश भी लग रही होती है। सारे एम्प्लॉयज़ इसकी इस हरकतों को देख के ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हील्स पहनने की वजह से इसे चला नहीं जा रहा होता तो फ़ौरन से उतार देती है। ये सारा सीन तो हमारा हीरो भी देख चुका होता है। जैसे वो इससे बात करने के लिए आता है, ये उसे देख के डर के मारे हील्स पहनने की कोशिश तो करने लगी थी, बट अचानक ही फिसल के इसके ऊपर गिर जाती है। तभी फिर से एक स्ट्रेंजर ने इन दोनों की फ़ोटोज़ क्लिक कर ली थी। ये तो फ़ौरन से उसे साइड पे कर देता है। फैंग को जैसे ही पता चला था कि उसके बजाय शीलियान ने लिन को ही अपना स्पोक पर्सन बना लिया, तो बेचारी बहुत अपसेट लग रही होती है कि क्या मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं थी। तो ये कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम तो टू परफेक्ट थी, इसलिए हो सकता है कि उसने नहीं बनाया होगा तुम्हें। उसे कोई पीटी सी गर्ल चाहिए होगी जो कि लिन थी, और वो उसे मिल चुकी। डैड को भी इस बारे में जब से पता चला था ना, तो वो तो अपने बेटे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो, खुद को समझते क्या, जो भी मैं कहता हूँ उसका उल्टी करते हो। वो कब से ही फैंग को पसंद करते आ रहे हैं कि उनके बेटे की शादी उससे हो ही जाए, बट ये साहब तो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। लिन घर पे जैसे ही बैठी होती है तो उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है कि उसके भाई के लिए उन्होंने किडनी को फाउंड कर ही लिया है। ये कहते हैं कि अब ऑपरेशन वगैरह के तुम्हें जल्द से जल्द पैसे इकट्ठे करने होंगे, जो कि बहुत सारी मनी होती है। ये सुन के वो थोड़ी सी परेशान तो हो गई थी कि अब उनका कैसे अरेंज करूँगी, लेकिन इन्हें कह देती है कि मैं उन सबका बंदोबस्त कर लूँगी, बस आप मेरे भाई की अच्छे से ना सर्जरी वगैरह कर देना। अब ये आके अपने फ्रेंड्स को बताती है। उनके पास जितनी भी सेविंग्स वगैरह थी वो इसे दे देते हैं, लेकिन वो भी पैसे कम पड़ रहे होते हैं। सो इसलिए इसने और ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब्स करनी स्टार्ट कर दी थी। एक भी नहीं करती है, दो भी नहीं, तीन चार जॉब्स करनी स्टार्ट कर दी होती हैं, लेकिन यहाँ से भी उसे कुछ खास पैसे नहीं मिलते हैं। अपने कुछ रिश्तेदारों को कॉल करती है, वो तो इसकी कॉल ही पिक नहीं कर रहे होते। ये बेचारी और ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर इन साहब को डैड ने घर से बाहर ही निकाल दिया था, तो इसलिए ये रहने के लिए अपने फ्रेंड के पास ही आ गया होता है।
इधर इस बेचारी ने नाइट क्लब में भी काम करना स्टार्ट कर दिया था। यहीं पे फिर कोई और पर्सन ने आके इसकी फ़ोटोज़ क्लिक करनी स्टार्ट कर दी थी। सो अगले दिन ये न्यूज़ फैल जाती है कि एक बहुत बड़ी कंपनी की स्पोक पर्सन एक नाइट क्लब में काम करती है। ये देख के हमारे हीरो का गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाता है कि लिन को अब आखिर क्या मौत पड़ रही थी कि उसने नाइट क्लब में ही काम करना क्यों बेहतर समझा। वेल डैड को भी जब से इस न्यूज़ का पता चला था ना, वो अपने बेटे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि ये कहने लगे थे कि अभी के अभी उस लड़की को जॉब से फायर कर दो, बट ये नहीं करने वाला था। तभी ऊपर से फैंक की भी एंट्री हो जाती है। वो तो अपनी इंगेजमेंट के कार्ड ही से दिखाने आई थी, लेकिन ये तो उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है। ये कहने लगा था कि जो तुमने करना है कर लो, लेकिन हाँ ये ज़रूर समझ लेना कि मैं तुमसे इंगेजमेंट ज़रा भी नहीं करूँगा। वो भी कह देती है कि देखूँगी मैं। और फिर बेचारी बहुत परेशान हो गई थी। इस बारे में चैन को बताती है। यहाँ पे हमें इतना तो फील होता है कि जैसे कि वो इसे पसंद करता है, लेकिन ये अभी तक उसकी फीलिंग्स को जान ही नहीं पाई है। लिन को शीलियान ने कंपनी में बुला लिया था और उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करने लगता है कि आखिर ये सब क्या है। उसकी जो भी न्यूज़ फैली थी वो सब की सब उसे दिखाने लगता है। वो उसे बताती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मुझे वहाँ पे काम करना पड़ा। खैर अब ये उन सारी बातों को छोड़ के इसे ना फ़ॉरेन से अपनी कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड बनने को ही कहने लगा था। ये सुन के इसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब ये भी जानती थी ना कि इसकी होने वाली फ्यूचर वाइफ तो फैंग है, सो इसलिए मुझे क्यों कह रहा है अपनी गर्लफ्रेंड बनने को। मतलब कि घर में भी एक लड़की चाहिए और बाहर भी इसे एक लड़की चाहिए। लिन तो इवन के इसे करैक्टर लेस ही समझ लेती है और साफ मना कर देती है कि मैं तो कभी भी तुम्हारा कहा नहीं मानूं। इस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती हुई चली गई थी। ये सब कुछ देख के ये बहुत ही भड़का हुआ फौरन से मैगी से कह देता है कि लिन की जो भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी निकाल दो। अब उसे पता चलता है कि लिन के डैड नहीं है और हाँ उसका एक छोटा भाई और मॉम है। उनके भी सारे एक्सपेंसेस यही बर्दाश्त करती है। अब इसे बुरा लग रहा था कि कहीं मैंने उसे गलत तो नहीं समझा। बेचारी को पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए ही तो फिर वो वहाँ पे काम करने के लिए गई थी। अब फिर तभी उसे देखने के लिए यहाँ से निकल पड़ता है। ये बेचारी फिर से नाइट क्लब में काम करने के लिए आ गई थी। अब यहाँ पे कुछ लोग तो इसे बहुत ज़्यादा बुली करने लगते हैं। बेचारी की हालत ख़राब हो जाती है कि अब इनसे मैं कैसे निपटूंगी। तभी ऊपर से हमारे हीरो की भी एंट्री हो जाती है। वो तो इनके सामने ही लिन को उठाता हुआ बाहर आ गया था। उसका ये गेस्टर इसे काफ़ी पसंद आ जाता है। अब इसने भी सोच लिया था कि ठीक है, अगर ये मुझे अपनी कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है तो मैं मान ही जाती हूँ। अब जो उसने इसकी हेल्प की थी तो बदले में ये भी फिर उसकी गर्लफ्रेंड बनने को मान ही जाती है। वो अब इसे स्ट्रीट फूड खिलाने के लिए लेके आ गई थी, बट ये तो ठहरा क्लीन फ्रीक। इसे समझकर उसे पता चल जाता है कि ये काफ़ी नखरे वाला है। मजबूरी में इसके साथ आने की वजह से उसे भी इधर का खाना खाना ही पड़ गया था। जो उसे कहता है कि मेरी कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड बनने के लिए तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब की सब मैं पूरी कर दूंगा। वो तो इससे कुछ पैसे ही मांगने लगी थी, ये तो फ़ौरन से देने के लिए तैयार हो जाता है। सो फाइनली इन दोनों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। आज से ये दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड ही बन चुके होते हैं। ये उसे यकीन दिलाती है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी किसी को भी हमारे फेक रिलेशनशिप का नहीं पता चलेगा। वो भी कह देता है कि ठीक है। सो इसलिए उसने इसके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र कर ही दिए होते हैं। वो अब इसे जल्दी से कहीं चलने को बोलता है। इसे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही होती है कि इतनी सुबह ही सुबह मुझे बुला लिया। वो इसे कहाँ पे लेके जा रहा था अभी इसे इस बारे में नहीं पता होता। दूसरी तरफ हमें इंगेजमेंट सेरेमनी का ही सीन दिखाया जाता है। आज सभी लोगों में यही अनाउंसमेंट की जा रही होती है कि आज फैंग की और शीलियान की ही इंगेजमेंट है। सभी खुश लग रहे होते हैं, लेकिन अभी बस सबको ना शीलियान के आने का ही वेट था, जो कि अभी तक आया ही नहीं होता। वो इधर इसे ना सिर्फ ब्यूटीफुल सी ड्रेस बाय करके देता है, इवन कि इसका मेकओवर भी करवा के वहाँ से लेके जाने लगा था। अब उधर जाके इसे कहता है कि देखो यहाँ पे आके ना तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का अच्छे से प्रिटेंड करना है। अब जैसे ही इस प्लेस पे पहुँचती है तब आगे आके उसे पता चलता है कि आज तो फैंग की और इसकी इंगेजमेंट थी और इसे यहाँ पे ये लेके आ गया। बेचारी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि अब मैं कैसे रिएक्ट करूँ। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती। ये जब सबके सामने इसे अपनी गर्लफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाता है तो सभी सरप्राइज रह गए थे। अब उन्हें तो यकीन नहीं आ रहा होता। डैड समझ रहे होते हैं कि बस ये हमसे मजाक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो सबके सामने इसे किस करता है तो सभी एकदम शॉक में कि क्या सच में लिन इसकी गर्लफ्रेंड है। अब उनके सामने इसे लेता हुआ बाहर आ गया था। ये तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं था कि आप मुझे किस करोगे। वह यहाँ पे उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़क गई थी कि आप मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। इससे पहले कि उसे थप्पड़ मारती वो आगे से इसका हाथ पकड़ लेता है। अब जैसे ये डॉग्स की आवाज़ सुनती है तो फ़ौरन से सब कुछ भूल के वहाँ से भाग ही गई थी।
इधर लियांग को भी इस न्यूज़ का पता चल गया था। वो बहुत ही अपसेट लग रहा होता है, स्पेशली कि फैंक का रो रो के बुरा हाल के आखिर वो मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकता है, क्या मैं इतनी ज़्यादा बुरी हूँ। खैर जो कुछ भी हो गया, इसके बाद भी इसने उस पर गिव अप ना ही करने का डिसाइड कर लिया था कि आखिर वो खुद को समझता क्या, मैं उसके दिल में अपनी जगह ज़रूर बना के रहूँगी। आज अचानक ही इसकी मुलाकात फिर फैंक से हो जाती है। ये उसे बता देना चाहती थी, एक्सप्लेन करना चाहती थी कि आप जैसे समझ रही हैं ना कि मैं शिलियान की गर्लफ्रेंड हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। लेकिन जैसे इसे याद आता है ना कि अगर मैंने इसे ये सब कुछ बता दिया तो शिलियान को पता चल गया, पता नहीं उसने मेरे साथ क्या करना है। अभी ये सोच ही रही होती है कि इतने में ऊपर से शिलियान की भी एंट्री हो जाती है। वो इसका मुंह बंद कर देता है। अब तो फिर इसकी यही रिक्वायरमेंट होती है कि देखें आपने पहले मुझसे बिना पूछे किस कर ली थी, सो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि आइंदा के बाद हमारे बीच कोई भी फिजिकल कांटेक्ट ना ही हो, तो यही बेहतर होगा। वो भी मान जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारी शर्त मान लेता हूँ, लेकिन हाँ तुम्हें भी मेरी भी एक बात एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताना है, समझी तुम। वो भी मान जाती है कि ठीक है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। अब इन दोनों की फर्स्ट मुलाकात कैसे हुई थी, इन्हें कैसे एक दूसरे से लव हुआ, उस बारे में इन्होंने जो स्टोरी बनाई थी वो सब रिमेंबर करने लगती है। अचानक ही इसके पास एक पर्सन पहुंचता है कि आपको हमारे चेयरमैन ने बुलाया। वो कोई और नहीं बल्कि शिलियान के डैडी होते हैं। ये उनके पास पहुंच जाती है और यहाँ पे आके उनके पूछे बिना ही सारी स्टोरी सुना देती है कि मैं और शिलियान कैसे मिले थे और हम दोनों को लव कैसे हुआ। वो तो इसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, बस यही पूछते हैं कि क्या तुम सच में मेरे बेटे से लव करती हो और वैसे भी तुम्हारा ड्रीम क्या है। तो ये कह देती है कि बस पैसे कमाना। ये सब सुन के डैड को लग रहा होता है कि ये लड़की बस मेरे बेटे के पैसों के चक्करों में है और कुछ नहीं है। अब तभी ऊपर से शिलियान भी आ गया था। वो तो फिर फौरन से इसे लेता हुआ वहाँ से जाने लगता है कि ये ना हो कि उन्हें कुछ बोल दे। अब वापसी पे ये उसे कहती है कि चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। सो खाना खाने के बाद दोनों ही ड्रिंक करने भी आ जाते हैं। ये तो ड्रिंक्स कर करके इतनी टुन हो जाती है, इसे पता ही नहीं चलता कि बॉस तो इसके पास बैठा है और यहाँ पे उनकी बुराइयाँ करना स्टार्ट कर देती है। वो बेचारा बड़ी मुश्किल से ये सब कुछ बर्दाश्त करता है। ये तो काफ़ी ज़्यादा टुन हो चुकी थी, इसलिए वो इसे अपने घर ही लेके आ गया था। सुबह जैसे इसकी आँख खुलती है तो रिमेंबर करती है कि रात को आखिर उसने अपने बॉस के साथ क्या क्या किया था। ये सब कुछ रिमेंबर करके बहुत ही एम्बेरस लग रही होती है। जैसे ऊपर से शिलियान आता है तो इसने अपना मुँह ही छुपा लिया था। अब फिर फ़ौरन से एक्सक्यूज़ करती हुई चली भी जाती है कि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। अगले दिन फैंग मैडम ऑफिस ही पहुंच आई थी और इसे यही कहने लगती है कि कल दोपहर को मैं तुम्हारे आने का वेट करूंगी। अगर तुम्हारी लाइफ में वाकई में मेरी कोई इंपॉर्टेंस है तो तुम ज़रूर वहां पे आओगे। वो इसे कोई भी जवाब नहीं देता है। इधर ये अपने भाई से मिलने के लिए आई थी। उसने भी इसकी जो भी न्यूज़ फैली होती है सबकी सब देख ली होती हैं और वो अपनी बहन के सामने नाटक करने लगता है कि अगर आपने अपना बॉयफ्रेंड मुझे नहीं दिखाया तो देखे ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये भी उससे पिंकी प्रॉमिस कर लेती है कि ठीक है ज़रूर मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलवा लूँगी। सो नेक्स्ट पहुँची होती है इससे रिक्वेस्ट करने कि प्लीज़ आपसे ना मेरा छोटा भाई मिलना चाहता है, क्या आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलेंगे। बट यहाँ पे वो तो साफ मना कर देता है। उसका ये रवैया देख के ना ये तो गुस्सा करती हुई चली जाती है। आखिर ये खुद को समझता क्या है, सेल्फिश कहीं का। अब इधर ये बेचारी काफ़ी ज़्यादा रेडी हो गई थी। अब उसे क्या क्या बातें करनी है वो सब कुछ चैन के सामने खड़ी होके रिहर्सल वगैरह करने लगती है। लेकिन ये साहब तो उससे मिलने की बजाय हॉस्पिटल ही जाने लगे थे। लिन जैसे हॉस्पिटल पहुंचती है तो इसे इसके फ्रेंड्स की कॉल आ जाती है कि चलो आज मिलके ना हम लोग ड्रिंक करते हैं। ये भी फिर उधर ही जाने लगी थी। लिन शी फैंग से मिलने के लिए नहीं आया था तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इसका मतलब सच में वो मुझसे बिल्कुल भी लव नहीं करता। चैन फिर उसे तसल्ली देने लगा था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ये तो फिर उसके भाई से मिलने के लिए ही आ गया था। जैसे ही उसे खुद को उसकी बहन का फिर बॉयफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाता है ना, ये सुन के वो नन्हा चैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। इधर हमें इसे अपने फ्रेंड्स के साथ दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि जिंग जिंग एक्चुअली में लियांग को पसंद करती है और लियांग जबकि लिन को पसंद करता है। वेल इस बात से ये बहुत ही अपसेट दिख रही होती है। इधर ये मैडम ड्रिंक्स वगैरह लेके लियान के घर पहुंच आई थी। काफ़ी ज़्यादा टून होने के बाद ना उसे सिड्यूस करने की भी कोशिश करने लगती है। वो इसे समझाता है कि देखो तुम चाहे जो भी कर लो मुझे तुमसे लव नहीं होगा, मेरी बात मान क्यों नहीं लेती हो। फौरन से चन को कॉल करता है कि मेरे यहाँ से आके ना फैंग को ले जाओ। कैसे
रखी हुई है मेरे पास। और फिर इधर इसने इसे भी मैसेज कर दिया था कि अभी के अभी मेरे घर पे पहुंचो, वरना अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया ना तो उसका तुम्हें बहुत ही नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये जैसे उसके पास जाने लगती है तो अचानक ही लियांग के सामने आके फिसल गई थी। वो इसे पकड़ता है तो किसी स्ट्रेंजर ने फिर से इसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली होती हैं। लिन जैसे ही शीलियान के घर के बाहर पहुंचती है तो सामने से उसकी मुलाकात चैन से भी हो गई थी। दोनों अंदर ही आ जाते हैं। अब इसे तो अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल रखने का प्रिटेंड करना ही पड़ जाता है ना। चैन तो फ़ौरन से फैंग को लेता हुआ वहाँ से चला ही गया था। अब यहाँ पे ये तो इसके क्लोज आके यही कहने लगता है कि कल आके ना एक और कॉन्ट्रैक्ट लेके जाना। अब ये समझ रही होती है कि कहीं इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का तो फ़ैसला नहीं कर लिया। इसने फिर अब जल्दी से इसे वहाँ से भेज दिया था। बेचारा चैन फैंग से बहुत ज़्यादा लव तो करता था ना, लेकिन अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पा रहा था कि कहीं ये मुझसे अपनी फ्रेंडशिप ही ना ख़त्म कर ले। शीलियान ने अगली सुबह लिन को मिलने के लिए बुलाया था। वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के लिए नहीं, इसे बुलाने के लिए कह रहा था, बल्कि ये कहता है कि आज से तुम मेरे घर पे ही रहोगी। एक्चुअली में वो तंग आ गया था कि अगर रोज़ रोज़ ऐसे ही फैंग मेरे घर में आती रही तो पता नहीं फिर क्या होना है। ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती है, फ़ौरन से मना कर देती है कि मैं बिल्कुल भी आपके घर में मूव ना करूँ। वैसे भी मेरी मॉम तो बहुत ही ओल्ड फैशन है, अगर उन्हें इस बात का पता चल गया ना तो उन्होंने मेरे साथ साथ आपकी हड्डियाँ भी तोड़ देनी है। लेकिन यहाँ पे मॉम तो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लग रही होती हैं। अब उन्हें भी फिर इसके भाई के थ्रू पता चल गया था कि इसका एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए इसे फ़ौरन से उसके पास जाने को बोलने लगी थी। ये सुन के ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मॉम आप भी ना। अब जैसे यहाँ से जा रही होती है तभी अचानक ही शीलियान इसे देखने के लिए आ गया था। वो तो इसकी मॉम और भाई से मिलने के लिए जाना चाहता था, बट ये उसे मना कर देती है। अब फिर वो इसे अपने ऑफिस से लेके आ गया था कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक तुम्हें वही करना पड़ेगा जो कि मैं कहता हूँ। अब फ़ौरन से इसे अपने लिए कॉफ़ी बना के लाने को कहता है। वो जैसी लाती है कहता है कि ये मुझे नहीं चाहिए, जाके पानी लेके आओ। वो भी जानबूझ के पानी इसके ऊपर ही गिरा देती है। आज की रात तो वो इधर ही सो गई थी। अब ये फिर उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर भी करने लगता है और फिर जगाने भी लगा था कि चलो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। अभी भी वो स्लीपी लग रही होती है ना, तो इसने फिर एक स्पाइसी सा फूड उसके मुंह में दे दिया था, जिसे खाते ही इस बेचारी की हालत ख़राब। उसे कोसती हुई फ़ौरन से वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दोनों मूवी देखने के लिए आ गए थे। ये जैसे यहाँ पे सोती है ना तो वो इस वक्त इसे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। अब फिर उसे संभालना ही पड़ जाता है। यहाँ से वापसी पे वक्त वो इसे बता देते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे फ्रेंड की और तुम्हारी एक वीडियो वायरल हो गई थी और उसे डिलीट करवाने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे भी देने पड़ गए हैं, तो क्या अब भी तुम मेरे घर में शिफ्ट नहीं होगी? वैसे भी अगर ऐसे ही हमारे खिलाफ रूमर्स फैलते रहे ना तो पता नहीं क्या हो जाना है। ये भी फिर अब मान जाती है कि ठीक है, मैं कल से ही तुम्हारे घर में मूव कर जाऊंगी। दूसरी तरफ हमें एक स्ट्रेंजर को दिखाया जाता है जिसके पास के एक फ़ोटो ही थी। अब इसी पर्सन ने ही ना लिन पे नज़र रखी हुई है। अब ये कौन है उसके बारे में तो हमें बाद में ही पता चलेगा ना। ये बेचारी घर छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, बहुत ही अपसेट लग रही होती है, लेकिन इसके अलावा इसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। फैंग ने चैन को मिलने के लिए बुलाया था और उसे कह देती है कि ये ना समझना कि मैंने अभी भी उस पर गिव अप कर दिया है। फ़ौरन से फिर से शीलियान के पास जाने लगती है कि आज फिर से मैं उसे दो टोक बात कर ही दूँगी। इधर ही जैसे उसके आने का वेट कर रही होती है तो पीछे से अचानक उसकी आवाज़ सुन के इससे पहले कि नीचे गिरती वो इसे पकड़ लेते हैं। अब फिर फ़ौरन से इसे अपने साथ घर चलने को ही बोलने लगा था। यही वाला सीन फैंग देख के अपसेट हो जाती है। उसे तो अब पता चला था कि इसका मतलब लिन वाकई में उसकी गर्लफ्रेंड है। लिन को तो इसका घर बहुत ही पसंद आया था। वो तो हर चीज़ की यहाँ पे तारीफ़ करने लगती है कि ये भी प्रीटी है, ये भी प्रीटी है। इधर ये चैन के साथ एक रेस्टोरेंट पे पहुंच आई होती है। अब यहाँ पे ये भी कहने लगी थी कि मुझे अब पता चल गया है कि उसने आखिर लिन को अपने साथ रहने का क्यों फैसला किया, ताकि मैं उसके घर नहीं जा सकूंगी और मैं उससे दूर रहूं। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मीन कि अभी भी इसने उसे छोड़ने का फैसला नहीं किया था। घर पे इतना सारा मैस फैला देख के ना इसे तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अभी के अभी लिन को ये सब क्लीन करने को बोलता है। वो म्यूज़िक चला के जैसे ये सब कुछ ठीक करने लगती है तो फ़ौरन से आके उसे ये नौटंकी बंद करने को कहता है कि चुप करके कोई काम करना है तो कर लो, वरना फिर रहने ही दो। अब फिर बाद में जैसे वो इसके रूम में आती है ना तो तभी इसकी नज़र पड़ती है कि वो बड़े प्यार से एक टेडी बियर को साफ़ करने की कोशिश कर रहा था। ये देख के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती है कि मैंने नहीं सोचा था कि हमारा बॉस इस किस्म का भी पर्सन निकलेगा कि एक टेडी बियर को लेके सोता है।
खैर यहाँ पे वो इसे एक पिलो दे देता है कि जाके तुम अपने रूम में स्टे करती हो कि नहीं, और फौरन से इसे वहाँ से लेकर चला ही गया था। अब बाद में सोने से पहले जैसे ही ये शावर लेने के लिए आती है तो अचानक ही फिसलने की वजह से ना इसका सर तो बाथटब से ही टकरा गया था। इसकी चीख की आवाज़ सुन के शीलियान तो बहुत ही घबरा जाता है कि आखिर क्या हो गया। उसे मजबूरी में इसे देखने के लिए यहाँ पे आना ही पड़ गया था। ब्लिन को बचाने के चक्कर में बेचारा शीलियान धड़ाम से उसके ऊपर बाथटब में ही गिर गया था। कपड़े ख़राब होने की वजह से उसका मूड भी बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है। नाश्ते की टेबल पे ये उसे अपना फेवरेट फूड खिलाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन उसकी स्मेल तो इसे ज़रा भी अच्छी लगती। फ़ौरन से इसे साइड पे करने को बोलता है। इवन कि आज के दिन घर की सफाई करने का भी उसने लिन को ऑर्डर दे दिया था। अब ये चाहे जितना मना कर लेता, लेकिन फेंग साहिबा पीछे नहीं हटने वाली होती। इसके लिए एक प्रोजेक्ट पे काम करके लाती है कि होप सो कि इसे पसंद आएगा, लेकिन ये मना कर देता है कि तुम्हें मैंने कहा था कि मेरे लिए कुछ भी मत करना, फिर भी आखिर तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ से वापसी पे वो कुछ एम्प्लॉयज़ को बातें करते सुनती है, जो कि यही कह रही होती हैं कि लिन काफ़ी क्यूट है ना, तो मुझे लगता है कि इसी वजह से ही ना बॉस को वो पसंद आ गई होगी। अब इनकी गॉसिप्स तो सीधी जाके इसके दिल पे ही लगी थी, सो इसलिए फंग ने आई से वो सारी चीज़ें खाने का भी डिसाइड कर लिया था, जो कि लिन को काफ़ी ज़्यादा पसंद होती हैं। इधर हमें फिर लियांग को ही दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त लिन से मिलने के लिए आया था। बेचारा उसे अपने लव की कन्फेशन करना तो चाह रहा होता है, बट उसे कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा होता। ये बेचारी घर आके फिर सारे घर का काम कर देती है, इवन के सब कुछ उसने बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर कर दिया था। अब जैसे उसकी नज़र उस टेडी बेयर पे पड़ती है तो इसे उसमें से स्मेल आ रही होती है। फ़ौरन से उसे वॉशिंग मशीन में डाल देती है कि इसे भी मैं एकदम चमका दूंगी। अरे हीरो साहब घर पहुंचते हैं तो ये उसे बताती है कि आज मैंने पूरा घर क्लीन कर दिया था। इवन कि जब उसे पता चलता है ना कि इसने उसके टेडी बेयर तक को धो दिया, तो अब तो उसका गुस्से के मारे बुरा हाल। इसे खूब सारा डांट भी देता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, अब मैं अपना टेडी बेयर पुराने वाला कहाँ से लेके आऊँगा। ये बेचारी फ़ौरन से उस टेडी बेयर की फ़ोटो लेके ना लियांग के पास पहुंचती है कि क्या तुम्हें पता है कि इस जैसे टेडी बेयर्स कहाँ से मिलते हैं। उस बेचारी को खुद को ही अंदाज़ा नहीं था। ये अब एक शॉप पे पहुंचती है, लेकिन सामने से ना इसकी कीमत देख के सरप्राइज का ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए फ़ौरन से वहाँ से चलती बनती है। नेक्स्ट एक स्टॉल पे पहुँच आई थी, यहाँ पे उसे कम कीमत पे बहुत ही अच्छा सा टेडी बेयर मिल जाता है। घर पे आके खुश दिखाई दे रही होती है कि ज़रूर इसे देख के ना बॉस की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहना। वेल इसकी स्मेल तो उसे फिर भी अच्छी नहीं लगती, इवन कि उसने इस टेडी बेयर को साइड पे ही फेंक दिया था। अब बाद में इसे तंग करने का कोई भी मौका हाथ से जाने ही नहीं देता। आधी रात को आके इसे अपने लिए कॉफ़ी बना के लाने को ही कहने लगा था, जो कि मजबूरी में उसे लानी ही पड़ जाती है। एक्चुअली में रात को इसे इस वक्त इसलिए नींद नहीं आ रही होती कि पहले ना इसे टेडी बियर की स्मेल से ही नींद आ जाया करती थी। ये टेडी बियर बचपन में उसकी मॉम ने ही इसे गिफ्ट किया था, सो इसी वजह से इसमें से उसे मॉम की स्मेल आती थी। लेकिन अब चूँकि उसने टेडी बियर को धो दिया था, सो उसके बाद वो स्मेल गायब हो गई और इस वजह से इस नींद में काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होकर रह गई होती है। इधर इसने आज से वही वाला स्टाइल भी अपना लिया था जो कि लिन का होता है। ये देख के बेचारे चैन की शक्ल देखने वाली होती है। इसने तो अब पक्का डिसाइड कर लिया था कि हो सकता है कि लिन की तरह बनने से शीलियान मुझे पसंद करने लगेगा। अब वो इसे क्या ही कहता। ये बात तो मैगी ने भी नोट की थी कि आज बॉस ना बहुत ही थके थके से लग रहा है। नींद पूरी ना होने की वजह से ना इस बेचारे का सर बहुत ही भारी हुए जा रहा था। अब जैसे ही लिन ऑफिस पहुंचती है तो मैगी के थ्रू उसे फिर अपने बॉस की इलनेस का पता चल चुका था कि उसे आजकल नींद बहुत कम आ रही है। ये सुन के वो अपसेट हो जाती है, फ़ौरन से अपने फ्रेंड्स के पास पहुँचती है। ये जानती थी कि लियांग की जो ग्रैंडमा थी ना, उन्हें भी यही इलनेस थी। आखिर वो कौन सी मेडिसिन का यूज़ करती थी, इस बारे में फ़ौरन से लियांग से पूछने लगती है। और उसने यही झूठ बोला था कि मुझे आजकल नींद बहुत कम आ रही है, तो इसलिए मुझे अपने लिए मेडिसिन चाहिए। लियांग ने तो फ़ौरन से उसे बता दिया था। अब इसने वही वाली मेडिसिन बना के इसके सामने रख दी होती है, लेकिन शीलियान फ़ौरन से उसे साइड पे ही करने को कह देता है कि इसमें से बहुत बुरी स्मेल आ रही है। इसे एक और आइडिया आता है। इसने वही वाली मेडिसिन फिर इसके खाने में मिला दी थी, लेकिन उसने तो आज खाना खाने से भी इनकार कर दिया था। रात के वक्त वो इसके रूम में ये मेडिसिन पिलाने के लिए पहुंची होती है, बट वो नहीं मान रहा होता और इसी चक्कर में आज की रात तो उसने यहीं पे स्पेंड कर ली थी। और इवन के इसके साथ होते हुए आज तो शीलियान को नींद भी आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। अब सुबह उठते ये तो इम्बेरस होती हुई ना वहाँ से चलती बनती है। अब ये जैसे ही डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने के लिए जाता है तो ये बात उसने उससे डिस्कशन कर ली होती है कि पहले ना टेडी बियर के होते हुए मुझे नींद आ जाती थी, जब से मेरी एक गर्लफ्रेंड है ना उसने उसे धोया तब से नींद नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, एक बात मैंने नोट किया है कि रात को मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास सोई थी
तो इस तरह से मुझे नींद आ गई। अब यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि ज़रूर वो आपका ब्रेक थ्रो ही होगा, इस वजह से आपको नींद आ गई, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसी के साथ ही बिताएं। इवन के रात के वक्त तो यही बेहतर होगा कि आप उसके साथ ही सोएं, इस तरह आपकी जो नींद की कमी है वो पूरी हो जाएगी। अगले दिन ये मैडम फ़ौरन से लिन से मिलने के लिए पहुँच आई होती है। इवन के उससे उसकी पसंद और नापसंद के बारे में ही पूछने लगी थी। अब वो भी कहाँ इनसे मना करने वाली थी फ़ौरन से। अब जहाँ जहाँ से अपनी चीज़ें बाय करती है इसे बता देती है। इधर डैड की बर्थडे बहुत करीब थी, इसलिए फिर शीलियान को कॉल करके इस बारे में बता देते हैं कि मेरी बर्थडे पे आना बिल्कुल भी मत भूलना। चैन बेचारा काफ़ी रेडी होके आता है कि फाइनली मैं अपने लव की कन्फेशन फैंग से कर ही दूंगा, लेकिन वो तो इसकी एक भी नहीं सुनती, बस अपनी ही सुनाई जा रही होती है। उस बेचारे का प्लान तो यहाँ पे नाकाम होकर ही रह गया होता है। ये अब जैसे घर पहुँचता है तो यहाँ पे उसने सब कुछ पिंक डेकोरेट कर दिया था कि इस तरह तुम्हारी नींद आने में आसानी होगी, लेकिन वो जैसे ही देखता है कि उसका इवन के बेड तक इसने पिंक कर दिया था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि अभी के अभी ये सब कुछ उतारो, तुम आखिर पता नहीं करना क्या चाह रही हो, जब देखो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी ही की होती है। और फिर इसे बता देता है कि मेरे डैड की बर्थडे आने वाली है, तो इसलिए प्रिपेयर होकर रहना, और हाँ बहुत अच्छे से रेडी हो गई, तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। बेचारे को रात भर फिर से नींद नहीं आ रही होती। डॉक्टर की बात याद आती है कि तुम्हें फिर अपनी गर्लफ्रेंड के पास ही सोना पड़ेगा। ये अब फिर लिन के पास पहुंचता है, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं हो रही होती कि आखिर उसे कैसे कहे कि आके मेरे बेड पे लेटो। तो ऐसे उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है। पहले नंबर पे तो इसे थप्पड़ लग जाता है, दूसरी बार जब ट्राई करता है उसने तो इसे टांग मार के नीचे गिरा दिया था। ये फिर अब अपना प्लान गिव अप करके वहाँ से जाने लगता है कि इससे बेहतर है कि मैं सोई ना। अगले दिन वो भी लिन को सिखाने लगा था कि तुमने वहाँ पे जाके खाना कैसे खाना है। नेक्स्ट सीन में लिन और शीलियान को उनकी बर्थडे में ही दिखाया जाता है। यहाँ पे इवन के चैन और स्पेशली फैंग भी आए हुए थे। सभी यहाँ पे डैड को बर्थडे विश करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका रवैया ना लिन के साथ ज़रा भी अच्छा नहीं होता। ये देख के वो अपसेट हो जाती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बारी आती है फैंग की। उन्होंने इनका फेवरेट गिफ्ट ने दिया था और उसके बाद चैन ने भी बहुत अच्छा सा गिफ्ट दिया होता है। लास्ट पे अपने बेटे का जो गिफ्ट होता है ना, वो देख के वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब इनका प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से चल रहा था। अब फिर बारी आती है लिन की। वो सोच रही होती है कि सबने इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए हैं तो फिर मैं क्या करूँगी। खैर इसे जो भी आता था ये यहाँ पे उनके लिए एक सॉन्ग सिंग करने लग जाती है। डैड को इसकी परफॉर्मेंस कहाँ अच्छी लगती है, वो तो इवन के इसे पुअर कह के ना यहाँ पे इसे काफ़ी पॉइंट आउट भी करने लगे थे। ये बात तो इधर लियांग को ज़रा भी पसंद नहीं आती और वो फ़ौरन से अपनी गर्लफ्रेंड को लेटता हुआ वहाँ से चला गया था। घर पे आके इसे अपोलोजाइज भी करता है। वो कहती है कि अरे कोई बात नहीं है, वैसे भी मैं पुअर हूँ और तुम बहुत ज़्यादा रिच हो, तो इस तरह हमारा जोड़ तो बनता ही नहीं है। वैसे भी उन्हें क्या पता कि हमारा तो कॉन्ट्रैक्टेड रिलेशनशिप ही है ना। यहाँ पे ये भी कहने लगी थी कि तुम्हें अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ना अपने डैड के साथ ही बिताना चाहिए, वैसे तुम्हें लेके तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना। रात के वक्त फिर से इसे नींद नहीं आ रही होती, इसलिए परेशानी के मारे बुरा हाल कि अब मैं क्या करूँ, उसे कैसे जाके कहूँ कि आके मेरे बेड पे लेट जाओ। लिन ने एक मेकअप कंपटीशन में ना पार्टिसिपेट के लिए ही अप्लाई किया हुआ था। अब जैसे सिलेक्ट होती है ना तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि वाह वहाँ से जीतने पे तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसी खुशी में उछलती कूदती भी है और इसी चक्कर में नीचे भी गिर गई थी। ऊपर से इतने में हमारा हीरो भी आ जाता है। वो इसे अपने बेड पे लेटने को कहने के लिए आया था, लेकिन फिर से अपना प्लान गिव अप करके वहाँ से चलता बनता है। आई से फैंग ने तो अपना ड्रेसिंग स्टाइल बिल्कुल लिन के जैसा ही कर लिया था और इवन के उससे मिलने के लिए घर भी पहुंच आई होती है। अब यहाँ पे ये भी बताती है कि मेरा अपार्टमेंट बिल्कुल तुम लोगों के बगल वाला है, इसलिए तुम जब चाहो मेरे घर आ सकती हो। इसे देख के लिन तो खुश हो गई थी, दोनों फ्रेंड्स जो बन चुकी होती हैं। अब यहाँ पे इसके सामने जैसे ही वो इसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करने लगता है ना, ये देख के इस बेचारी का जेल्स के मारे बुरा हाल। वो इसे अपने साथ कहीं घूमने चलने के लिए कहना चाह रही थी, लेकिन वो साफ मना कर देता है कि ये बहुत ज़्यादा इल रहती है ना, तो इसलिए ये नहीं जा पाएगी। ऐसे ही वो वहाँ से चली जाती है तो ये उसे वार्न करने लगा था कि देखो तुम्हें ना मुझे अब आइंदा के बाद फैंग के साथ दिखनी भी नहीं चाहिए, उससे मिलने का सोचना भी मत। हाँ अगर उसके घर जाने का सोचा भी सही ना, तो उनके यहाँ बहुत सारे डॉग्स हैं। ये सुन के वो तो डर जाती है कि अब तो मैं कभी भी उसके घर ना जाऊँ। आखिर को इसे डॉग से डर जो लगता है। इधर रात के वक्त चैन साहब ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी कि आखिर मुझ में कमी क्या है, मैं तो उल्टा लियान से भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हूँ, फिर सारी गर्ल्स मेरी बजाय इस पे ही क्यों मरती हैं। बेचारा बहुत ही अपसेट दिख रहा होता है। रात के वक्त इसका फिर से बुरा हाल। अब क्या
क्या करूँ। अब जाके ना यहाँ पे उसके रूम का टेम्परेचर बढ़ा देता है कि हो सकता है कि गर्मी लगने की वजह से ना वो मेरे रूम में ही आ जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस बात से इसका गुस्से के मारे बुरा हाल कि आखिर अब मैं क्या करूँ। अब इसकी मुलाकात आइंदा के बाद फैंग से बहुत ज़्यादा कम हो। उसे पता था कि ये इतनी स्टूपिड है, कहीं उसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता ही ना दे, इसलिए अपने ऑफिस में काम करवाने के लिए लेके आ जाता है। इवन कि इसने ना यहाँ पे उसकी फाइल्स वगैरह को भी ख़राब कर दिया था। ये देख के उसका गुस्से के मारे बुरा हाल। बाद में लियान इसे अपने साथ एक मीटिंग में लेके जाता है। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने की वजह से ना इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, सो मीटिंग छोड़ के उसे इसकी केयर करनी ही पड़ जाती है। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वो स्ट्रेंजर कोई और नहीं बल्कि लियांग के ही डैड हैं। सो लिन लियांग के क्लोज थी, तो इसी वजह से इन्होंने उस पर नज़र रखी हुई होती है। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि शी लियान की कंपनी के ना ये बिजनेस राइवल्स भी हैं। ये तो यही चाहते हैं कि उनका कारोबार ठप हो जाए और इनका तो बस हमेशा ही चमकता रहे। लिन ने आज एक टेडी बियर ही मंगवाया था, लेकिन उसके बजाय कुछ और ही आ जाता है। खैर ये तो बस वही देख के ही खुश हो जाती है। अब इसने जो भी मिस्टेक्स वगैरह की थी ना, जहाँ के फिर लियान से अपोलोजाइज करने लगती है। उसने भी इसे माफ़ कर ही दिया होता है कि कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे खुशी खुशी में ना वो इसे यही वाला पीक पकड़ाते हुए वहाँ से चली गई थी, और आज की रात तो इसके होते हुए उसे बहुत ही अच्छी सी नींद आ जाती है। अगले दिन ऑफिस में हमें फिर एक और लड़की को दिखाया जाता है। एक्चुअली में ये ना कोई मेकअप आर्टिस्ट थी। हमेशा से ही लिन का ड्रीम था कि वो इनके साथ काम करना चाहती है। सो फाइनली ये ड्रीम यहाँ पे लियांग ने उसका पूरा कर दिया। हमें इनके आय से ना वो इनके साथ ही काम सीखेगी। थोड़ी देर के बाद ही कंपनी में एक लेडी की एंट्री होती है, जो कि आके ही ऊधम मचाना स्टार्ट कर देती है कि तुम लोग तो फेक प्रोडक्ट्स बेचते हो, जिसकी वजह से मेरी सारी स्किन ख़राब होकर रह गई है। यहाँ पे इवन के बेचारी लिन के ऊपर इससे पहले कि पानी फेंकती, ऊपर से हमारा हीरो आ जाता है। अब ये भी गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। ये उसे कहती है कि अपनी शर्ट उतार के दे दो, मैं आपको धो के फिर बाद में वापस लौटा दूंगी। वो भी फ़ौरन से इसे दे देता है एंड प्यार से इसके सर पे हाथ फेरता हुआ वहाँ से चला ही गया था। बाद में फिर इसने उसका कोट वॉश करके उसे वापस कर दिया था। अचानक ही इमरजेंसी में इसे कॉल आ जाती है। बस उसी लेडी ने ही सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल दी थी कि ये इनकी कंपनी ना फेक प्रोडक्ट्स बनाती है। सारों ने ही उद्यम मचाया हुआ था। ये देख के बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाती है। इवन कि इनकी कंपनी की रेपुटेशन ही ख़राब होकर रह चुकी थी। अब इससे पहले कि ये लोग लिन को हर्ट करते, वो फ़ौरन से इसे लेने के लिए पहुँच आया होता है। यहाँ पर रिपोर्टर्स ने इन्हें घेर लिया था। ये सबको कन्फर्म करने लगती है कि देखें, आप लोगों को लगता है कोई गलत फहमी हो गई है, वरना हमारी कंपनी ने आज तक कभी फेक प्रोडक्ट्स बनाए ही नहीं है। रिपोर्टर्स अब यहाँ पे ना इनसे क्वेश्चंस करने लगते हैं, स्पेशली के लियान से, कि हमने सुना है कि आप दोनों की रिलेशनशिप की वजह से ही ना आपका एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से जा रहा है, सो इसी वजह से ही कहीं आपने कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं साइन किया हुआ। ये उन्हें कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। अब यहाँ से वापसी पे ना उसे जैसे ही पता चला था कि इसकी मॉम को भी हॉस्पिटल में खतरा है, आखिर को ये उसकी स्पोक पर्सन है, सो इसलिए उनकी फैमिली पे भी कुछ लोग अटैक कर सकते हैं। इसने कॉल करके ना उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी थी ताकि कोई भी उन्हें नुकसान ही ना पहुंचाए। दूसरी तरफ हमें उस स्ट्रेंजर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है। फाइनली शी लियान की कंपनी को तबाह बर्बाद करने का मुझे मौका मिल ही गया था। इधर डैड को भी जैसे ये खबर मिली थी ना, वो बहुत ही अपसेट लग रहे होते हैं कि अब पता नहीं हमारी कंपनी का क्या बनेगा। रात के वक्त ये शी के आने का वेट कर रही होती है, लेकिन वो तो अभी तक आया ही नहीं होता, सो इसलिए उससे मिलने के लिए कंपनी ही पहुंच आई थी। ये देख के यहाँ पे वो तो स्माइल करने लगता है। स्पेशली ये तो अपने हाथ का खाना बना के उसके लिए लाई होती है, और उसका ये गेस्चर यहाँ पे हमारे हीरो को तो काफ़ी पसंद आया था। इधर हमें इतना तो अंदाज़ा हो सकता है कि इसे हो ना हो हमारी क्यूट सी लिन से लव हो ही चुका है। उसे सोते हुए देख के ये तो और ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। अब कंपनी में तभी फैंग की भी एंट्री हो जाती है, जो कि खुद अपने हाथों से आज पहली दफ़ा लियान के लिए खाना बना के लाई थी। लेकिन आगे से जब इन दोनों को इतना क्लोज देखती है, जैसे कि ये उसे किस कर रहा है, बेचारी इमोशनल होती है, वहाँ से चली जाती है। लेकिन इन दोनों की किस हो ही नहीं पाई थी। ये जैसे इमोशनल हुई बैठी होती है, ऊपर से चैन भी आ जाता है। बेचारी का दुख के मारे बुरा हाल होना ही था कि मैंने बहुत ट्राइयाँ की हैं कि मैं लिन जैसी बनी, उसकी खातिर अपनी पसंद नापसंद को भी इग्नोर किया, लेकिन अभी भी उसकी नज़र में जस्ट लिन ही है। अब चैन उसे तसल्ली देने लगता है कि अब ऐसे रोने का क्या फ़ायदा, मैंने तो पहले तुम्हें शुरू दिन से ही समझाया था कि वो तुमसे लव नहीं करता, तुम चाहे जो कर लो वो कभी भी तुम्हारे क्लोज नहीं आएगा। इधर अगली सुबह इसे सोते देख के ना वो प्यार से इसे देखने लगती है कि वाओ ये कितना ज़्यादा हैंडसम है ना। अब जैसे ही वो अपनी आइज़ ओपन करता है, ये तो फ़ौरन से सोफे पे गिर गई थी एंड देन चुपने लगती है कि तुम मुझे मेकअप के बगैर नहीं देख सकते हो, मैं तो काफ़ी ज़्यादा बुरी दिखती हूँ ना।
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फंग ने ना मिलने के लिए लियान को ही बुलाया था और उसे कहती है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब कभी भी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी। इसे इमोशनल होता देख के वो अपना हैंड की देता है, लेकिन ये तो इग्नोर करती हुई वहाँ से चली जाती है कि मेरी अब केयर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इधर अब इनका अभी तक मसला हल हुआ ही नहीं था, तो इसलिए ये फिर उसी लेडी के पास पहुंचती है जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। लेकिन वो मैडम थी कि इसकी कोई सुनने वाली ही नहीं होती है। अब अचानक यहाँ से जाते हुए इससे पहले कि इसका एक्सीडेंट होता, हमारा हीरो आके उसे यही कहने लगा था कि आखिर तुम्हारा ध्यान किधर था, तुम्हारी अपनी नज़रों में अपनी लाइफ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब ये उसे क्या ही जवाब देती। अब घर आके ना इसकी हार्ट बीट तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इधर इसने आज जो भी खाना बनाया था वो भी चुप करके खा जाता है। अब अपनी हेल्प करने पे वो इसे थैंक यू ही कहने लगी थी। जिस तरीके से ये उसकी केयर कर रहा होता है, ये सब कुछ देख के ना इसे भी शक होने लगता है कि कहीं सच में शीलियान को मुझसे लव तो नहीं हो गया। अब अगले ही दिन वो तो इसे कंपनी छोड़ने के लिए भी आ गया था। यार खुश लग रही होती है कि फाइनली उस लेडी ने ना मुझसे मिलने का डिसाइड कर लिया और उससे मिलकर मैं सारे का सारा मसला हल कर दूंगी। इस तरह कम से कम अपनी कंपनी को लेके शीलियान को मज़ीद तो परेशान नहीं होना पड़ेगा ना। इसे वहाँ पे अकेले ये तो नहीं भेज सकता था, इसलिए लियांग कह देता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा, ऐसा ना हो कि वो लेडी तुम्हें कोई भी नुकसान पहुँचा दे। इधर हमें फिर फंग को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में से इनवाइट करने के लिए आई थी कि मैं ना बहुत जल्दी अब्रॉड जा रही हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि हम दोनों फैमिलीज़ का एक साथ में डिनर हो जाए। सो क्या तुम आओगे? ये तो मान जाता है कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। रात को लिन जब घर पहुंचती है ना तो सामने से ये देख के सरप्राइज़ कि आज तो बहुत अच्छे से ना इसने उसका रूम अरेंज कर दिया था। इसकी खुशी का तो कुछ ठिकाना ही नहीं रहता। अब फिर से समझने लगती है कि कहीं सच में शीलियान को मुझसे लव तो नहीं हो गया, क्या ऐसी बात है। लेकिन वैसे भी उसका स्टैंडर्ड और मेरा तो बहुत डिफरेंट है ना। अब यहाँ पे बाहर से उसे थैंक यू बोलने लगी थी। ये दोनों फिर अगले दिन एक रेस्टोरेंट में आके उसी लेडी के आने का ही वेट करने लगते हैं, लेकिन वो तो अभी तक आई ही नहीं होती। यहाँ पे इन दोनों पे ना हमारे हीरो की नज़र बढ़ जाती है और उसका जेलसी के मारे बुरा हाल के आखिर लिन लियांग के साथ क्या कर रही है। ये लोग जैसे ही यहाँ पे खाना खाने लगते हैं तो फैंग मॉम डैड से कहती है कि माना कि मेरी और लियान की शादी नहीं हो पाई है, लेकिन इस वजह से ना हम दोनों फैमिलीज़ को आपस में फिर भी जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। वो भी कह देते हैं कि ठीक है। अब जैसे ही उनसे एक्सक्यूज़ करता हुआ बाहर आता है, वो भी पीछे आ गई थी। अचानक ही इससे पहले कि नीचे गिरती ये उसे पकड़ लेता है। ये सीन देख के हमारी हीरोइन को तो बहुत जेलसी फील होती है ना। अब उसे पता चल गया था कि एक्चुअली में ये तो ना इनके साथ ही आया हुआ था। वो वहाँ से चली जाती है। अब रास्ते में यही सोच रही होती है कि आखिर मैं जेलसी क्यों फील कर रही हूँ, कहीं मुझे भी तो शीलियान से लव तो नहीं हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वैसे भी हम दोनों का स्टैंडर्ड बहुत डिफरेंट है, मैं और ये तो कभी एक हो ही नहीं सकते। इस बेचारी को भी उससे लव हो ही गया था। और कुछ ऐसी सी सूरत हाल हमारे हीरो की भी होती है। अब वो क्या ही कह सकता था। अगले दिन उसने खुद से मिलने के लिए यहाँ पे लियांग को ही बुलाया होता है। अब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक हल यही था कि वो इसे जॉब से फायर कर देता है, और स्पेशली जेलिस भी था कि आखिर ये उस दिन लिन के साथ क्या कर रहा था। इसी वजह से ही उसने इसे फिर जॉब से निकाल दिया होता है। अब जैसे घर पहुंचता है तो इसे सोता हुआ देख के फ़ौरन से उठा के फिर लिन को उसके रूम में ही लेके जाने लगा था। रात के वक्त तो इतना ज़्यादा ड्रंक हो के ना चैन ने फिर इसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही ली थी। इवन कि यहाँ पे उसे किस भी कर लेता है, जिसके बदले में इसे फैंग की तरफ से ज़ोर का थप्पड़ भी मिल चुका होता है। अगले दिन लियांग तो इसे बता देता है कि मैंने ना जॉब से रिज़ाइन कर दिया। ये सुन के वो सरप्राइज़ थी। अब यहाँ पे इसे शक होने लगता है कि कहीं इसने रिज़ाइन करने की बजाय बॉस ने ही तो इसे जॉब से फायर नहीं कर दिया, ज़रूर मेरी वजह से ही ऐसा किया होना। वो फ़ौरन से इस बारे में पूछने के लिए उसके पास पहुँचती है, लेकिन वो तो कोई भी यहाँ पर नहीं सुनने वाला था कि तुम अभी के अभी यहाँ से जाती हो कि नहीं। ये भी गुस्से में चली जाती है। अब जिंग जिंग के पास पहुँचती है कि लियांग कहाँ पर है, मुझे उससे बात करनी है। वो उल्टा इस पर गुस्सा करने लगी थी, तुम्हारी लाइफ में एक बहुत ही हैंडसम एंड रिच बॉयफ्रेंड है और उसके होते हुए भी तुम्हारी लियांग पे नजरें, आखिर खुद को समझती क्या हो। ये सारी बातें सुन के ना यहाँ पे वो बहुत ही हर्ट फील करने लगती है कि जिंग मैं तो ऐसी नहीं हूँ, फिर भी तुम एक अच्छी फ्रेंड होने के नाते हुए मुझे ऐसा समझ रही हो। लेकिन उसका तो गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। अब ये फाइनली उसे बता देती है कि मेरा और मिस्टर प्रेसिडेंट का सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड रिलेशनशिप है और कुछ नहीं है। ये सारी बातें तो यहाँ पे लियांग ने भी सुन ली थी। अब तो फाइनली उसने अपने डैड की कंपनी को ज्वाइन करने का सोच लिया होता है। इसके इरादे तो शीलियान से कम्पीट करने के ही होते हैं कि चाहे जो हो जाए मैं कभी भी उसकी लाइफ में लिन को एंटर नहीं होने दूंगा।
इधर ही हमें घर के बाहर चैन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त फंग से अपॉलोजाइज करने आया था, बट मॉम के थ्रू उसे पता चलता है कि वो तो अब्रॉड चली गई है। ये सुन के ये परेशान, एंड देन जो बुके लाया था ना वो फिर इन्हीं को ही दे के वहाँ से चला जाता है। सीधा फिर इसके घर पहुँच आया होता है और इस पर गुस्सा करने लगा था कि देखो आखिर तुम फंग को पसंद क्यों नहीं करते हो। उसने कितनी ज़्यादा ट्राइयाँ की थी कि वो तुम्हारे दिल में जगह बना पाए, और इवन कि अब वो मुझे और तुम्हें दोनों को ही छोड़ के यहाँ से जा चुकी है। खुद को समझते क्या हो? और वैसे भी ऐसी क्या बात है कि फंग में नहीं है और लिन में है और तुम उसके बजाय बस उसे ही पसंद करते हो। ये उसे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, एक ना एक दिन तो आखिर को मैंने लिन को ही छोड़ देना है ना। अब इन दोनों की बातें तो यहाँ पे लिन ने भी सुन ली होती हैं। वो बेचारी बहुत ही दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है कि मैं ऐसे ही खामा में सोच रही थी कि शायद शीलियान को मुझसे लव हो गया, बट ऐसा तो कुछ नहीं था। एक ना एक दिन तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो ही जाना है। अब ये उसे बहुत सारी कॉल्स करता है लेकिन वो पिक नहीं करने वाली होती। उसे देखने के लिए उसके भाई हॉस्पिटल ही पहुंच आया था लेकिन वो तो वहाँ पे भी नहीं होती। अगले दिन फिर खुद ही लिन ने इसे मिलने के लिए बुलाया था और वो तो टू दी पॉइंट बात कर लेती है कि हमें ना अब अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देना चाहिए। वैसे भी इसकी वजह से ना हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा है। ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज ही रह गया था। फिर वापस आके लिन ने अपना सामान पैक भी कर लिया था। अब जब शीलियान को गुड बाय कह के जाने लगती है तो उसमें भी इसे रोकने की हिम्मत ही नहीं आई थी। अपना सूटकेस लेती हुई जैसे हॉस्पिटल पहुंचती है तो मॉम को शक हो गया था कि ज़रूर इसकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ फाइट हो गई होनी है, तभी तो स्टफ़ यहाँ पे लेके आई। वो तो इसे समझाने भी लगी थी कि हर कपल के बीच छोटी मोटी तो फाइट होती रहती है, इसलिए उसमें नाराज़ होने की कोई बात नहीं है, जाओ जाके सुलह कर लो। अब ये फिर उन्हें क्या ही बताती कि शीलियान उसका रियल बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि उनका तो कॉन्ट्रैक्टेड लव है। फंक के जाने के बाद हर दिन चैन ने ड्रिंक करनी स्टार्ट कर दी थी। आज तो काफ़ी ज़्यादा टुन हो गया था। लिन को रास्ते में देख के लियांग उसे गाड़ी लेके आ गया था। दोनों बेस्टीज की सुलह भी फिर उसने करवा ही दी होती है। उसके जाने के बाद से ही ना जिंग ने लिन को काफ़ी मिस किया था। हॉस्पिटल में जैसे ही चैंग की नज़र यहाँ पे शीलियान पे पड़ती है ना तो फ़ौरन से अपनी दीदी को कॉल मिलाता है कि मैंने सुना है कि ब्रदर इन लॉ का भयानक एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जल्दी से उन्हें देखने के लिए आओ। वो भी भागती हुई पहुँच आई थी। एडमिट तो यहाँ पे चैन था और ये भी देखो अपने भाई के ट्रैप में फंस गई। इसे अपने लिए इमोशनल होता देख के शीलियान को तो समझ आ गई थी कि ये मानती नहीं है बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा केयर ज़रूर करती है। इसे जाने से यहाँ पे चैन रोक के फिर खुद ही इन्हें पर्सनल स्पेस देता हुआ बाहर ही चला गया था। अभी तक शीलियान ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए ही नहीं थे कि जैसे कि उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो। तो अभी भी ऐसे मानो को वो लिन को अपनी गर्लफ्रेंड ही समझता है। ये उससे अभी नाता तोड़ना ही नहीं चाहता था। अभी तो चैन की वजह से ही इनकी बात बीच में ही रह गई थी। मम्मी तो फर्स्ट टाइम ही लिन के बॉयफ्रेंड से मिल रही होती हैं। उन्हें तो पहली नज़र में ही ये काफ़ी अच्छा लगा था। ऊपर से फिर तभी लियांग की भी एंट्री हो जाती है, वो इन्हें पिक करने आया था। फाइनली फिर चैंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वहाँ से जा ही रहा होता है। इधर चैन तो अपनी सारी कंडीशन की फ़ोटोज़ बना के फ़ौरन से फंग को सेंड करके हो सकता है कि इस तरह उसे मुझ पर रहम आ जाए और वो मुझे देखने के लिए यहाँ पे आ ही जाएगी। रात को लिन और लियांग की फ़ोटोज़ किसी ने क्लिक करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी थी। फिर से गॉसिप स्टार्ट के कहीं लिन अपने बॉयफ्रेंड को चीट तो नहीं कर रही है वगैरह वगैरह। ये देख के शीलियान भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था कि पता नहीं है आखिर ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे ख़त्म होंगी। इधर लियांग लिन से प्रॉमिस करता है कि मैं ज़रूर ये जो मेस हुआ है ना उस सबको क्लियर कर दूंगा। अब बस सबको ये भी बता दूंगा कि हम जस्ट फ्रेंड्स हैं। जिंग फिर इससे नाराज़ हो गई थी कि आखिर तुम्हारे ये स्कैंडल कब ख़त्म होंगे। शीलियान जब अपनी कंपनी के बाहर लिन को देखता है फिर से उससे बात करने के लिए आ गया था। उसे तो यकीन था कि लिन वाकई में लियांग को पसंद नहीं करती है, इसलिए रूमर्स तो बस ऐसे ही दिन ब दिन होते ही रहते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की बात तो अभी भी नहीं वो करता कि मैं वो टर्मिनेट नहीं करने वाला हूँ। इसे जैसे ही घर छोड़ने के लिए जाता है तो लियांग को देख के ऐसे प्रिटेंड करने लगा था कि जैसे लिन और उसके बीच जो नाराज़गी थी वो ख़त्म हो चुकी है। दोनों फिर से पहले जैसे बन गए हैं। कंपनी में रिपोर्टर्स ने लिन को फिर से घेर लिया था कि कहीं आप में और लियांग में सच में कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। अब ऊपर से लियांग आके इन्हें क्लियर कर देता है कि हम दोनों तो जस्ट फ्रेंड्स हैं, इसलिए अब मज़ीद और भी बातें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डैड तो एक प्लान के साथ ही कंपनी आए थे कि लोगों के मुंह बंद करने के लिए मैंने एक डील की है और वो ये है कि तुम्हें और लिन को साथ में कपल फ़ोटोशूट करवाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ मामला थम सकता है। ये अब डैड को खुद ही जाके लिन को मनाने के लिए कहता है कि मेरी तो उसने नहीं माननी है, वैसे भी हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। ये सुन के वो सरप्राइज़
नेक्स्ट ये लिन के पास पहुंच जाए थे। वो तो इस वक्त बेचारी रिपोर्टर से घबराई खड़ी होती है एंड देन एक बहाने से वो फिर इसे अपने घर ही लेके आ जाते हैं। इल होने का प्रिटेंड करते हुए अपने बेटे के साथ फोटोशूट करवाने के लिए उन्होंने लिन को फाइनली मना ही लिया था। लिन को अपने लिए कहीं अपार्टमेंट ढूंढने जाना था, सो लियांग उसके साथ ही आ गया होता है। फिर जैसे जिंग शी लियान को ये झूठ बोल देती है कि लिन तो लियांग के साथ मूवी देखने के लिए गई है। वो तो फ़ौरन से उसे कॉल करके अपना कपल फोटोशूट करवाने को आने को ही बोलने लगा था कि जल्दी से पहुंचो। सो वो एक्सक्यूज़ करती हुई वहाँ से जाने लगी थी। सारे कैमरामैन वगैरह आ चुके होते हैं। दोनों को इनके सामने लवी डवी होने का भी प्रिटेंड करना पड़ जाता है। फ़ोटोज़ तो अच्छी सी क्लिक हो गई थी, इवन की वीडियोज़ भी बन जाती हैं। रात तक इनकी कैमरों से जान नहीं छूटी थी, सो इसलिए लिन को फिर शीलियान की प्लेस पे ही स्टे करना पड़ जाता है। आज की रात तो दोनों ने यहीं पे साथ में ही गुजार दी होती है। सुबह फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आंख खुलती है, सो उठते ही ये जानबूझ के अपनी टी शर्ट के बटन खोल देता है और फिर लिन को कंपनसेशन के तौर पे अपने साथ फिर खाना खाने चलने को ही बोलने लगा था। सो वो भी इसके साथ पहुंच आई होती है। उसे जब स्पाइसी फूड खाना पड़ता है ना, तो तब लिन से बर्दाश्त नहीं होता। वो साफ कह देती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि आखिर आप ये सब ट्राई क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कल को हमने अलग हो ही जाना है, तो बेहतर यही रहेगा कि हम अपने रास्ते अभी से ही सेपरेट कर ले। वो इसे इसके फेवरेट प्लेस पे जो लेके आया था, ये नहीं चाहती थी कि ज़बरदस्ती उसे ऐसा सब कुछ करना पड़ जाए। अब यहाँ पे शीलियान को लग रहा होता है कि लिन वाकई में अब मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती है। इसने दिल पे पत्थर रख के फैसला कर लिया था और पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि शीलियान और लिन का ब्रेकअप हो चुका है। ये न्यूज़ देखने के बाद लिन शीलियान से बात करने आई थी और उसका वेट करते करते सो जाती है। ये सब कुछ शीलियान भी देख रहा था, फिर भी उसे यहाँ पे नहीं मिलता। बस हर वक्त सीसीटीवी कैमरा में ही उसने लिन पे नज़र रखी हुई होती है। इसकी खातिर तो उसने फिर सबको आज के दिन लंच वगैरह भी करवा दिया होता है। फैंग की भी कंट्री वापस हो चुकी होती है। वो तो आते ही लिन से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पे बेचारी लिन को गिल्ट था कि मेरी वजह से ये सब को छोड़ के गई थी, बट फंग कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसे ये भी रियलाइज़ हो चुका था कि ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं बनते हैं, सो उसने अब शीलियान पे गिव अप कर ही दिया होता है। उसके बाद जैन को देखने के लिए हॉस्पिटल भी जाती है। यहाँ पे तो वो इल होने का प्रिटेंड कर रहा होता है, जैसे कि वाकई में उसे इसकी बहुत ज़रूरत थी। एजेंट के थ्रू जब लिन को पता चलता है कि लियान ने उसके फिर अपार्टमेंट के पैसे भर दिए हैं, तो ये सरप्राइज़ कि उसने ऐसा क्यों किया, वो इस बात करने के लिए घर पे आती है। इसने फिर अपनी फीलिंग्स ही उसे कन्फेस कर दी थी कि मैं तुमसे कब से बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, क्या तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। वो कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हें जस्ट अपना फ्रेंड मानती हूँ, आखिर हमारे बीच ये कब हुआ। अब यहाँ से उसे जाते हुए शीलियान ने भी देख के लिया होता है। वो पार्क के यहाँ पे करीब जो भी होटल्स होते हैं उन सब के सब रूम बुक करवा लेता है और साथ साथ लिन को भी कॉल कर देता है कि मैंने अभी अभी एक वीडियो में देखा है कि तुम अपना सूटकेस लेके ना एक पार्क में ही पहुंची हुई हो। मैं तो यही कहता हूँ कि आके ना मेरे पास ही रहने के लिए आ जाओ। मैं उसे क्या ही कहती, कुछ आवारा लोग जैसे इसे तंग करने के लिए आते हैं, तो तभी हमारा हीरो आके उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। इनकी दुर्गत बनाने के बाद वो इसे अपने साथ अब घर चलने को ही कहने लगा था, और ये भी कि तुम्हारी वजह से मेरे हैंड पे चोट लगी है, सो तुम मेरा ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। उसे भी उसकी केयर करनी ही पड़ गई थी। शीलियान ने तो अब उसे अपने घर में स्टे करने का ही कह दिया था कि वैसे भी मुझे एक टीनेट की तलाश थी, सो मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग तुम ही ज़्यादा सूटेबल हो। ये भी फिर मान ही जाती है, कैसे मना करती। जिंग भी अब मज़ीद अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाती है एंड देन यहाँ पे इसे कहने लगी थी कि मैं तो कब से ही आपको लाइक करती हूँ। ये सुन के वो एकदम सरप्राइज, अभी फ़िलहाल के लिए तो उसे रिजेक्ट करता हुआ वहाँ से चला ही गया था। ये दोनों अगली मॉर्निंग चैन और फैंग को साथ में देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब फिर साथ में ही ऑफिस भी जाने लगे थे। लिन और शीलियान के कपल शूट पे लोगों का तो बहुत ही अच्छा सा रिस्पांस मिल रहा होता है। इस बात से शीलियान भी हैप्पी नज़र आ रहा था। अब जब भी कोई लेडी इस पे गुस्सा करती है, इस पे चिल्लाने के लिए आती है, वो ये बताने से बिल्कुल भी नहीं घबराता कि लिन मेरी गर्लफ्रेंड है, सो नेक्स्ट टाइम इससे प्यार से बात करना। ये बात तो यहाँ पे लिन को काफ़ी पसंद आई थी। अभी भी वो लिन का पहले जैसे ही ख्याल रखता है, लेकिन वो स्टूपिड कहेंगी ये समझ ही नहीं पा रही होती कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। अब इसलिए सी बात है, वो इसे पसंद करता है, तभी तो आज लियांग ने लिन को मिलने के लिए बुलाया था। उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने ऐसे ही तुमसे अपने लव की कन्फेशन कर दी, फिर से उसे अपना दोस्त बनने को कहने लगा था। एंड ये भी बताता है कि वो शीलियान के राइवल कंपनी के बॉस का ही स्टेप सन है और इसी वजह से उसे वहाँ पे भी काम करना पड़ रहा है।
शीलियान जो कि मीटिंग के लिए आया था, इन्हें यहाँ पे देख के फ़ौरन से वो मीटिंग कैंसिल करके इनके आके ज्वाइन कर लेता है। यही कहता है कि मुझे तो खुद रात को इसने कहा था कि मैं कल आके आप लोगों को ज्वाइन करूँ। ये सब सुन के लियांग को अच्छा नहीं लगता और वो तो फ़ौरन से वहाँ से चला ही गया था। रात को ये एक काम में शीलियान की हेल्प मांगती है, बट उसने साफ इनकार कर दिया था। फिर जब उसे थक हार के सोता देखता है ना, तो तब उसे यहाँ पे लिन पे बहुत ही ज़्यादा प्यार आता है। इस वक्त वो काफ़ी क्यूट जो लग रही होती है। उसने फिर इसका काम कंप्लीट ही कर दिया था, इवन के खाना वगैरह भी उसके लिए बना के ही जाता है। अब ये भी फिर बाद में बदले में उसके लिए लंच बना के ऑफिस जाने लगी थी। लियांग ने एक कॉन्फ्रेंस में लिन की क्यूटनेस का जिक्र कर दिया था कि मुझे भी वैसे सी स्पोक पर्सन चाहिए। तो ये सुन के शीलियान तो बहुत ही जेलस फील करता है कि आखिर ये सब बातें उसे वहाँ पे कहने की क्या ज़रूरत थी। खैर फिर लिन के भेजे हुए लंच ने उसका मूड काफ़ी हद तक बेहतर कर दिया था। अब बिजनेस ट्रिप पे जा रहा होता है तो पीछे से लिन को अपना ख्याल रखने का ही कहने लगा था। इसके पास फंग आई थी कि मैं चन के साथ कैंपिंग करने जा रही हूँ। अब यहाँ पे शीलियान नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। अब वो भी मना नहीं करती। चैन को तो इस वक्त लीन कबाब में हड्डी लग रही होती है कि इसे अब आने की क्या ज़रूरत थी, फंग को मना नहीं कर सकती थी क्या। फ़ौरन से यहाँ पे शी को मैसेज कर देता है कि मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर देता हूँ, जैसे ट्रिप से वापस आओ ना तो अपनी गर्लफ्रेंड को हमारे यहाँ से लेके चले जाना। ये भी फाइनली वापस आ गया था और सीधा फिर चैन की भेजी हुई यहाँ पे लोकेशन पे ही जाने लगता है। वो तो इसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब मैं आराम से फैंग को प्रपोज कर पाऊँगा। ये अब लिन को लेता हुआ साइड पे आ गया था। जैसे उसके क्लोज आने लगता है तो ये समझती है कि शायद ये मुझे किस करेगा, बट वो तो इसके हेयर से एक लीफ ही निकाल रहा होता है। बेचारी काफ़ी एम्बेरस हो जाती है। चैन ने फाइनली फंग को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था कि प्लीज़ मना मत करना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, तुम्हारे बगैर जीने का मैं सोच भी नहीं सकता। वो जैसे इसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करती है तो तब चैन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। ये सब कुछ देख के ये दोनों भी स्माइल करने लगते हैं। रात को चैन फंग को लेता हुआ साइड पे चला जाता है। पीछे से ये दोनों ही बस रह गए थे। खाना खाने के बाद अब यहाँ पे ये दोनों मून को ही देखने लगते हैं। लिन अपने मेकअप आर्टिस्ट बनने का ड्रीम के बारे में इसे बताने लगी थी। अब उसे जैसे ही कोल्ड लगता देख के ना, ये फ़ौरन से अपनी जैकेट उसे पहना देता है। ये सोने के लिए टेंट में चली गई थी। इसे चुपके चुपके से फिर देखती भी रहती है। अब आधी रात को जैसे ही मौसम कुछ ठंडा होता है ना, तो वो खुद को छोड़ के इसकी केयर करने लगा था। इसके पास ही आकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से उसे तो अगले दिन फ्लू भी हो गया था। के दिन तो खाने पे लियांग ने लिन को इनवाइट किया था और उसी के सामने ही जिंग से कह देता है कि मैंने बहुत सोचा है तुम्हारे और अपने बारे में, सो इन दी एंड मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुन के वो तो खुशी हो जाती है। शीलियान तो बहुत ही इल हो गया था। ये उसका अच्छे से ख्याल रखती है, खुद से भरपूर केयर ही करने लगी थी। आज की रात तो वो यहाँ पे ही सो जाती है। नेक्स्ट डे कोइंसिडेंटली जैसे ही इनके बीच किस होती है, तब तो शीलियान बहुत ही शाई फील करने लगा था। इनको जैसे ही किसी का खोया हुआ वॉलेट मिलता है तो उसे वापस करने पे अगला पर्सन तो बहुत ही खुश हो गया था। आखिर को इसमें उसकी बेटी एंड वाइफ की फ़ोटोज़ जो थी। एक प्रोजेक्ट पे शी और लियांग दोनों ही एक दूसरे को compete कर रहे होते हैं कि देखते हैं कि कौन विन करता है। जिसका वो प्रोजेक्ट था वो यही साहब एलन होते हैं, जिसकी की हेल्प लिन ने की थी। वो तो इससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। इवन के जैसे इसे हक करता है ना, ये देख के यहाँ पे शी लियांग साहब तो बहुत ही जेलस फील करते हैं। इवन के आज की रात पार्टी में भी वो तो इसे इनवाइट कर लेता है। शी लियांग ने तो लिन की बजाय मैगी को ही वहाँ पे जाने के लिए कह दिया था। एक्चुअली में एलन को लिन से दूर जो रखना चाहता था। दूसरी तरफ जिंग को तो इन साहब ने मना कर दिया था कि आज की रात जो पार्टी होने वाली थी ना, वो कैंसिल हो गई है, सो इसलिए तुम मेरी पार्टनर बन के नहीं जा सकती हो। मीन के इन साहब ने ना जिंग से झूठ बोला था कि ये उसे पसंद करने लगा है। अब लिन को कॉल करके कह देता है कि जिंग किसी काम की वजह से ना मेरी पार्टनर नहीं बन सकती है, सो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। वो भी बेचारी हाँ कह देती है। अब उसे क्या ही जवाब देती। अब शीलियान मैगी के साथ साथ चैन और फेंग भी यहाँ पे आ चुके होते हैं। अब जैसे ही लिन को वो लियांग के साथ पार्टी में आते हुए देखता है ना, तो एकदम शॉक ही रह जाता है। दोनों ही उसे अपने साथ डांस करने को बोलने लगे थे। इस मुश्किल घड़ी में फंगी आके उसके काम आती है, जो कि उसे साइड पे ही लेके चली गई थी। आ जाओ हम दोनों ही डांस करते।
जिंग जो कि चेक करने आई थी कि क्या सच में पार्टी कैंसिल हो गई है कि नहीं, आगे आके एकदम शॉक्ड रह जाती है कि लियांग ने मुझसे झूठ क्यों बोला था। गुस्सा तो उसे तब आता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बजाय लियांग लिन को ही अपना पार्टनर बना के लाया। ये तो आके फौरन से उसे थप्पड़ मार देती है कि इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया है। लिन को कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर जिंग इधर थी तो ये मुझे यहाँ पे क्यों लेके आया। आज तो जिंग बेचारी का बहुत ही ज़्यादा दिल दुख गया था कि तुमने मुझे बस झूठ बोला था कि अब तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। वो इसे समझाना चाह रहा होता है लेकिन ये भी आगे से कोई नहीं सुनने वाली होती। इस वक्त उसका पारा काफ़ी ज़्यादा हाई जो हो रहा था। वो अब इसका हाथ पकड़ के फ़ौरन से वहाँ से जाने ही लगा था। उनके पीछे पीछे लिन भी जाने लगती है। इन तीनों फ्रेंड्स के बीच तो यहाँ पे अच्छी खासी फाइट ही हो गई थी। जिंग जिंग ज़्यादा अफसुर्द होती है तो इसलिए उसने इन दोनों को ही काफ़ी सारी बातें सुना दी होती हैं। इतने में ऊपर से हमारे हीरो की भी एंट्री हो ही चुकी होती है और वो तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेता वो वहाँ से चला गया था। घर पे आके लिन तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। उस बात से ज़्यादा अपसेट दिख रही होती है कि एलन के कहने पे ही इसने मुझे डांस करने के लिए कहा था। मीन के ये उसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करना चाहता था। अब वो इसकी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा था, इसे ये भी नज़र नहीं आ रहा होता कि वाकई में वो इसे बहुत ज़्यादा लव करता है। बट ना ये तो समझ ही नहीं पा रही होती है। फैंग ने इसे कह दिया था कि तुम आखिर कब अपने लव की कन्फेशन लिन से कर रही हो। अगर ऐसा ना किया तो ये ना हो कि वो तुम्हारे हाथों से निकल ही जाए। यही बेहतर होगा कि अब सारी बातों को छोड़ के उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही लो। अब ये डिफरेंट आइडियाज़ लगाने लगते हैं कि उससे अपनी फीलिंग्स कैसे कन्फेस करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचने लगते हैं कि मैं ना उसे बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बुके सेंड करूँगा, लेकिन फिर यही कहता है कि नहीं उसे तो ये पसंद नहीं आएगा। एंड देन नेक्स्ट प्लान यही बनाने लगा था कि सीधा जाके उसे अपने लव की कन्फेशन कर दूंगा, लेकिन ये भी उसे पसंद नहीं आता। एंड देन सोचता है कि क्यों ना अपने फ्रेंड्स से कह के उससे ये कहलवाऊँ कि मैं उससे लव करता हूँ, लेकिन कहता है कि नहीं ये भी बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसने फाइनली लिन को मिलने के लिए बुलाया था और उसे अपने लव की यहाँ पे कन्फेशन कर ही देता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, तुम भी करती हो ना। वो यहाँ पे इसे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देती है। इसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेकलेस उसे गिफ्ट कर दिया था कि अगर तुमने ये रख लिया तो मैं यही समझूंगा कि तुम भी मुझसे लव करती हो। ये यहाँ पे उसे ऐसे इतनी ईजिली से जवाब नहीं देने वाली थी। उसका नेकलेस देख के काफ़ी ज़्यादा खुश तो लग रही होती है, लेकिन अभी भी ये कहती है कि पहले तुम मेरे लिए बहुत कुछ करो तब जाके मैं कुछ फैसला करूँगी और तुम्हारे प्रपोजल का जाके कोई जवाब दूँगी। अब इसे जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो तो वही करने लग जाता है। एंड देन घर पे आके इसके लिए अपने हाथों से खाना भी बनाता है और पूरे घर की सफाई भी करने लगा था ताकि इसे कोई भी काम न करना पड़े। अब जैसे भी इसके क्लोज आता है ये फ़ौरन से हट के इसके ऊपर ही चढ़ गई थी। यहाँ पे वो तो उसे अपना हीरो मानने लगती है। ये भी सोचने लगी थी कि वाकई में मैं उसे लव तो करती हूँ, क्या मुझे उसे ये बता देना चाहिए। ये इमेजिन करने लगती है कि जैसे मैं बिल्कुल एक एक्ट्रेस की तरह बनकर उसके पास जाऊंगी एंड देन जाके उसे किस कर लूँगी। खैर ये तो जस्ट उसकी इमेजिनेशन ही होती है। वो फिर से इसे जवाब मांगने के लिए आ गया था कि क्या तुमने अभी तक सोचा नहीं है। इसे किस करने जा रहा होता है तभी यहाँ पे उसे किसी की कॉल आ जाती है। इस तरह इन दोनों का प्लान तो फेल हो गया था। एक्चुअली में ये कॉल किसी और की नहीं चैन की होती है। वो इसे यही कह रहा होता है कि क्या तुमने अभी तक सोशल मीडिया चेक नहीं किया है, वहाँ पे तुम्हारे और लिन के कॉन्ट्रैक्ट को किसी ने एक्सपोज कर दिया। ये सुन के वो सरप्राइज और यहाँ पे यही वाली न्यूज़ लिन भी देख चुकी होती है। वो बेचारी परेशानी नजर आ रही थी। ये फौरन से लिन के पास पहुंच आया था कि तुम्हें ना इन सब को लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस सब का हल मैं कोई ना कोई तो ज़रूर ढूंढ लूँगा और सारे लोगों को ये भी बता दूंगा कि अब दोनों हम सच में ही गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। अब इस न्यूज़ को लेके डैड भी काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए लग रहे होते हैं कि आखिर ये सब क्या है, तुमने तो हमारी कंपनी को ख़राब ही करके रख दिया, अब जल्दी से कोई हल तलाश करो। ये उन्हें कहता है कि डोंट वरी, मैं इस सारे मामले को सुलझा लूँगा, आपको इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ वैसे भी मैं अब सच में लिन से लव करता हूँ और इस बारे में सबको क्लियर कर दूँगा। डैड को भी अब कोई एतराज़ नहीं था कि ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, जो करना है करते फिरो, मैं अब तुम्हारी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करूँगा। अब ये फिर यहाँ पे उसे भी मैसेज करके तसल्लियाँ देता रहता है। अब बाद में हमें पता चलता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और ने नहीं बल्कि लियांग साहब ने ही एक्सपोज किया था। उसके हाथों कहीं लिन का वो वाला कॉन्ट्रैक्ट लग जो चुका था। ये तो हर हाल में अब फिर शीलियान को बर्बाद जो करना चाहता था, इसलिए इसे जो सही लगा इसने वही कर दिया।
इधर ये चोरी चोरी यहाँ पे शीलियान को मिलने के लिए आई होती है और वो उसका मूड फ्रेश करने की भी कोशिश करने लगी थी। वो इसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं बहुत ही काम एंड पीसफुल हूँ, मुझे पता है कि मेरी लाइफ में तुम हो, इसके बाद चाहे जो भी प्रॉब्लम्स आएँ मुझे उन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड देन यहाँ पे इसे किस कर लेता है। ये भी काफ़ी खुश लग रही थी। इधर मॉम को जैसे ही इनके स्कैंडल का पता चला था वो तो बहुत ही ज़्यादा अफसरदा हो जाती हैं और फिर फ़ौरन से अपनी बेटी को लेने के लिए आ गई थी। ये उन्हें कहती है कि मम्मी मेरी बात तो सुने, माना कि हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद से हम दोनों रियल वाले कपल बन चुके हैं, लेकिन ना वो कहाँ सुनने वाली होती हैं। इसे घसीटती हुई अपने साथ घर लेके जाने लगी थी। ये फिर यहाँ पर जैसे ही फैंग को देखती है तो उसे कहती है कि जाके इस बारे में ना लियान को बता देना। नेक्स्ट वो दोनों ऑफिस में उसे ये सब बताने के लिए आ गए होते हैं। मम्मी ने तो इसे एक रूम में ही बंद कर दिया था कि यहाँ से अब निकल के दिखाओ, इवन कि इसका फ़ोन तक छीन लेती हैं। ये बेचारी बहुत ही अपसेट होती है। अब इस मुश्किल घड़ी में इसका भाई इसके काम आता है, फ़ौरन से मोबाइल चोरी करके इसे जाके पकड़ा देता है और कोई डील वगैरह भी कर लेता है कि जब तुम्हें ब्रदर इन लॉ मिल जाएगा तो उसके बाद मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। वो भी डील यहाँ पे इससे पक्की कर लेती है। इधर रात को मम्मी कुछ लेडीज़ की गॉसिप सुनती हैं जो कि इसकी बेटी को लेके ही ना काफ़ी बुरी बातें कर रही होती हैं। ये सुन के उनका दिल तो और सब दुख गया था। अब उनके ख्याल में तो यही होता है कि शायद अगर मेरी बेटी शीलियान के साथ रहेगी ना, हमेशा ही उसे इसी क्रिटिसिज्म का फिर सामना करना पड़ेगा और वह ऐसा नहीं चाहती थी। बाद में इसकी जब शीलियान से बात होती है तो यही कहती है कि मम्मी मुझे अपने घर लेके आ गई हैं, कुछ दिन तो शायद उनका गुस्सा ऐसे ही रहेगा, लेकिन जैसे ही वो काम होंगी ना तो मैं आपके पास रहने के लिए आ जाऊंगी। अब वो चाहे जो भी बोलती रहती है, ये बस चुप करके उसकी बातें सुनता रहता है। अब इसने एक कॉन्फ्रेंस का अरेंज करवा दिया था कि उसमें जाके सबको अपने कॉन्ट्रैक्ट का बता दूंगा और सारा का सारा ब्लेम खुद पे ही ले लूँगा और ये भी कहूँगा कि अब मैं और लीन सच में ही डेट कर रहे हैं। इससे मिलने के लिए कंपनी में मम्मी आई थी। अब ये उन्हें भी यही कह देता है कि आपको ना मुझ पर विश्वास करना चाहिए और अपोलोजाइज भी करने लगा था कि मैंने पहले शुरू में आपकी बेटी से कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन अब सचमुच हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। लेकिन मम्मी तो फिर अभी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए इसे कह देती हैं कि तुम मेरी बेटी से जितना दूर रहोगे वही उसके लिए बेहतर होगा। मैं उसकी माँ हूँ, जानती हूँ कि उसने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है, लेकिन अब मैं नहीं चाहती हूँ कि सारे उसे क्रिटिसाइज़ करें और तुम्हें लेके भी ना उसे काफ़ी सारी बातें सुनाएं। सो इसलिए यही बेहतर रहेगा कि तुम खुद ही उसे छोड़ दो। वो तो एक चाइल्डिश है, उसे अगर मैंने ये बात कहनी है तो उसने माननी ही नहीं है। इवन कि इसकी मिन्नतें वगैरह भी करने लगी थी। ये बेचारा क्या ही कहता, फाइनली फिर मान जाता है। बेचारा बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा था। जैसे जैसे पता चलता है कि मम्मी घर पे नहीं है, फ़ौरन से शीलियान से मिलने के लिए जाने लगी थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें इसे एक कॉन्फ्रेंस में ही बैठे दिखाया जाता है। इसने सबको क्लियर कर दिया था कि मेरा और लिन का जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसके लिए मैंने ही लिन को फोर्स किया था, उसमें कोई भी गलती उसकी नहीं है, उसे मैंने खुद ही यूज़ किया। सो इस बात की मैं आप सबसे भी माफ़ी मांगता हूँ और उससे भी। और यहाँ पे उन्हें ये भी कहने लगा था कि हमारे बीच अब जो भी रिश्ता था वो अब ख़त्म हो चुका है। एंड देन सबके सामने ही वो वाला कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे टर्मिनेट कर देता है। ये देख के ये बेचारी भी काफ़ी ज़्यादा अफसरदा हो गई थी। उससे बात करने के लिए जाती है लेकिन वो तो एक भी नहीं सुनता। मैगी उसे कहती है कि वो बेचारी नीचे गिर गई है, आपको उससे बात तो कर लेनी चाहिए, बट ये नहीं करने वाला था। नेक्स्ट सीन में वो इसके ऑफिस ही पहुंच आई होती है। यही कहने लगी थी कि आपने सारा ब्लेम खुद पे डाल के मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है ना, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हम दोनों एक दूसरे से लव करते हैं तो हमें ये भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमें हर मुश्किलात में एक दूसरे का ही साथ देना है। लेकिन वो तो अभी के अभी से यहाँ से चले जाने को कह देता है कि मेरे और तुम्हारे बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट था ना वो ख़त्म हो चुका है और वैसे भी मैं तुमसे लव नहीं करता हूँ, वो सब तो तुम्हारा यूज़ करने के लिए ही मैंने कहा था। ये सुन के अब इमोशनल होती हुई चली जाती है। इसे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि क्या सच में वो मुझसे लव नहीं करता है। अब यहाँ पे तभी अचानक इसे एक कॉल आ जाती है जिसके थ्रू इसे यही बताया जा रहा था कि इसने जहाँ पे अपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था वो एक्सेप्ट हो चुका है। सो ये जब चाहे अपना मेकअप आर्टिस्ट बनने वाला ड्रीम को पूरा कर सकती है। अब ये सब कुछ तो यहाँ पे वो भी दूर दूर खड़ा इसे देख ही रहा होता है, लेकिन उसमें लिन नहीं होती कि वो आके लिन से बात कर ले। ये नेक्स्ट उसके घर के बाहर पहुंची होती है। यही कहने लगी थी कि डोर ओपन करो, मैं सच में हर मुश्किलात में तुम्हारा साथ दूंगी, बस तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए। अब बाकी सबसे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे खिलाफ। जो भी रूमर्स फैले मुझे उन सबसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे लोग मुझे बुली करें क्या करें, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाली। लेकिन वो साहब तो स्टिल इसके लिए डोर ओपन ही नहीं करते। मीन के उसने मम्मी की बातें दिल पे ही ले ली थी।
इधर लियांग साहब इससे मिलने के लिए आते हैं। उसे भी पता चल गया था कि इसे फ़ौरन से कॉल आ चुकी है कि मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए ये जा सके, इसलिए इसकी हिम्मत बंधाने लगते हैं कि तुम्हें चले जाना चाहिए। बाकी रहा शीलियान तो उसे तुम भूल ही जाओ, यही बेहतर होगा। यहाँ पे जिंग की भी एंट्री हो चुकी थी और इन सबको गुड बाय कहने के लिए आई थी कि मैंने पास्ट में तुम्हें बहुत सारी बातें सुना दी थी, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और उसे ये भी पता चल गया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट फेक था और इस बारे में लोग इसे काफ़ी पॉइंट आउट भी कर रहे हैं। ये उसे कहती है कि तुम्हारे लिए तो यही अच्छा होगा कि तुम शीलियान को भूल जाओ और अपने फ्यूचर के लिए यहाँ से चली जाओ। और फिर वो खुद भी होम टाउन जाने के लिए इसे गुड बाय कहती हुई चली जाती है। इधर जैसे ये एयरपोर्ट पे पहुंचती है तो इसे अभी भी वेट था कि शायद हो सकता है कि शीलियान मुझे गुड बाय कहने के लिए आएगा, बट वो तो नहीं आता। लेकिन चैन और फेंग ज़रूर आ गए थे। वो तो बस दूर खड़ाई से देखता रहता है। अब से तो उसने अपना सारा फोकस अपने वर्क पे ही कर लिया था, लेकिन फिर बाद में उसे काफ़ी ज़्यादा मिस भी किया करता है। जैसे ही यहाँ पे उसकी याद में उसके रूम में पहुँचता है तो तब अचानक उसे उसका छोड़ा हुआ लेटर ही मिल गया था, जिसमें कि उसने अपने लव की कन्फेशन कर ही दी थी कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती थी। ये सब देख के वो तो यहाँ पे इमोशनल ही हो जाता है। नेक्स्ट हमें 3 साल बाद का ही सीन दिखाया जाता है। ये तो एक काफ़ी सक्सेसफुल वूमेन बन चुकी होती है। इसका ड्रीम एक मेकअप आर्टिस्ट बनने का था और वो भी पूरा हो ही गया था। और इधर ये साहब फिर से इसे शादी के लिए प्रपोज करते हैं कि प्लीज़ अब की बार तो मान ही जाओ ना, मुझसे वेट नहीं हुआ जा रहा फेंग। वो भी फिर मान जाती है कि ठीक है हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। ये सुन के वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। ऊपर से ये चाहे जितना हैप्पी नज़र आता है, लेकिन मन से ये बहुत ही अफसरदा था कि पता नहीं आखिर लीन कब वापस आएगी। अब की बार जब आएगी तो मैं उसे अपने लव की कन्फेशन कर दूंगा और सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा और उसे कभी भी खुद को छोड़ कर जाने के लिए नहीं कहूँगा। इधर एलन इसे कहता है कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, सो इसलिए तुम्हें चाइना वापस जाना पड़ेगा। ये सुन के वो तो परेशान हो गई थी, लेकिन अब क्या ही कह सकती थी, उसे जाना तो एक ना एक दिन पड़ना ही था। इधर इसने अपने लिए वेडिंग ड्रेस बाय करने का भी सोच लिया था। जैसे ही वो ट्राई करने के लिए आती है तो अचानक ही सेलिन की कॉल आ जाती है कि मैं फ़ौरन से वापस आ चुकी हूँ। ये भी उससे मिलने के लिए आ गई थी। यहाँ पर जैसे ही उसे अपनी शादी का बताती है, ये सुन के उसे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। इधर इन साहब को भी गिल्ट था कि मैंने ऐसे ही खामखा में शीलियान का और लिन का ब्रेकअप करवा दिया था। खुद का तो उसका कोई अभी तक चांस बना ही नहीं होता, इसलिए उससे अपोलोजाइज़ कर लेता है। यही कहने लगा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही सोशल मीडिया पे डाला था, सो प्लीज़ माफ़ कर देना। वो कह देती है कि अरे कोई बात नहीं है, वैसे भी शीलियान मुझसे कौन सा लव करता था, एक ना एक दिन तो हम लोगों के रास्ते अलग हो ही जाने थे। इसे जैसे पता चलता है कि लिन वापस आ गया, इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वापस आके तो ये अपने भाई के साथ खूब सारी मस्तियाँ करती हैं। इधर मॉम की इसकी चिंता थी, सो इसलिए उन्होंने इसके लिए एक ब्लाइंड डेट का अरेंज करवाया था कि वहाँ पे टाइम से पहुँच जाना। फेंग ने इसे ही अपनी ब्राइड मेड बनने के लिए कहा था, इसलिए जैसे ही अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए आती है तो अचानक देखती है कि फेंग कहीं चली गई है और यहीं पे बैठ के जैसे ही अपने शूज़ को ठीक कर रही होती है तो अचानक ही ऊपर से फिर हमारे हीरो की भी एंट्री हो जाती है। ये उसे देख के गिर गई थी, वो हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन ये तो उसका हाथ पकड़े बिना ही वहाँ से उठ खड़ी होती है एंड देन कोई भी बात किए बिना वहाँ से चली गई थी। मीन कि अभी भी वो इस बात के लिए उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। एक पार्टी में दोनों की फिर से मुलाकात हो जाती है। वो इसके साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता था, तो ये भी फिर अपना बिजनेस कार्ड दे के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में इसे ऑफिस में ही दिखाया जाता है। इसे देख के शीलियान तो स्माइल करने लगा था। अब जैसे उसे अपना लैपटॉप चेक करवाता है तो इसमें अभी तक उसने अपने वॉलपेपर पे इसकी फ़ोटो लगाई होती है। ये देख के उसका दिल थोड़ा सा पिघल जाता है, स्पेशली जबकि उसका ये हाथ पकड़ता है। खैर वो इसका हाथ तो इसे कुछ पकड़ाने के लिए ही पकड़ रहा था, ये फ़ौरन से साइड पे कर देती है। अब ये चाहता था कि मैं इसे घर ड्रॉप कर दूंगा, बट ना, वो इसे इग्नोर करती हुई एक टैक्सी में ही घर जाने लगी थी। अब फिर नेक्स्ट सीन में इसे फिर हमें ब्लाइंड डेट पे ही दिखाया जाता है। वो भी इसका पीछा करता हुआ यहाँ पे ही आ गया था। अगले पर्सन तो कौन से स्टाइलिश दिख रहे होते हैं, खुद की शक्ल देखने वाली होती है और इस बेचारी को काफ़ी सारी बातें सुनाने लगा था कि तुम तो बहुत ऑर्डिनरी हो, मैंने नहीं समझा था कि तुम ऐसी दिखोगी। और फिर साथ ही साथ इसका जो पिछला स्कैंडल बना था उसको लेके भी इसे क्रिटिसाइज़ करने लगा था। ये सारी बातें तो यहाँ पे इसे ज़रा भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए फ़ौरन से आके वो तो इस गंजे से अपना बदला ले लेता है कि तुम्हारी आखिर इनको ये सब कहने की हिम्मत भी कैसे हुई। और फिर बाद में इससे अपोलोजाइज़ भी करने लगा था कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने का मौका तो दो, बट ये ऐसा नहीं करना चाहती थी। ये किस बात की एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हो।
अब ये बेचारा अफसरदा होकर जैसे उसके घर के बाहर आता है तो यहाँ पे मॉम की भी नज़र इस पर पड़ चुकी होती है। वो तो अपनी बेटी को आइंदा के बाद फिर भी शीलियान से दूर रहने को कहने लगी थी। अब तो सच ये भी बता देती हैं कि पास्ट में वो तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता था, मैंने ही जाके उसकी मिन्नतें की थी कि वो तुम्हें छोड़ दे। वैसे भी हम दोनों की फैमिलीज़ में बहुत ही डिफरेंट था, इसलिए मुझे जो बेहतर लगा मैंने वही किया। ऐसे ही सारी ज़िंदगी खामा में तुम्हें लोगों की बातें सुननी पड़ जाती, पता नहीं क्या क्या स्कैंडल्स बनते। ये सब सुन के वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि मम्मी आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो हर चीज़ बर्दाश्त करने को तैयार थी, बस मुझे उस वक्त शीलियान का ही साथ चाहिए था। बट देखो ना, उसने भी फिर मुझे कुछ भी नहीं बताया, अकेले में ही खुद सब कुछ फेस कर लिया। मीन के अभी तक इसने उसे नाराज़गी ख़त्म की नहीं थी। वो अगले दिन जैसे इसे मनाने के लिए आता है तो ये इसे इग्नोर करती हुई लियांग के साथ ही चली गई थी। नेक्स्ट वो इसके लिए कॉफ़ी लेके आता है, इसने हंसी खुशी वो कॉफ़ी भी इसके ऊपर ही गिरा दी होती है। बाद में जैसे वो इसे फॉलो करने लगा था, ये जाके पुलिस को बता देती है कि वो देखें एक ठरकी किस्म का बंदा मुझे फॉलो कर रहा है। पुलिस जैसे उसके पास पहुंचती है तो ये भी कह देता है कि हम दोनों तो कपल हैं, वो मुझसे नाराज़ हो गई थी तो इसलिए ही उसने ये सारी बातें कही थी। नेक्स्ट उसने इसके घर पे एक पार्सल सेंड किया था जिसमें कि उसने इससे अपने सारे जज्बात शेयर कर दिए होते और यहाँ पे उसने ये भी लिखा हुआ था कि जब ये अब्रॉड जाके काफ़ी ज़्यादा इल हो गई थी तब वो इसे देखने के लिए भी गया था। ये सब देख के ना यहाँ पे इमोशनल हो जाती है कि मैंने तो समझा था कि शायद वो मेरा ड्रीम था, लेकिन नहीं, उसने वहाँ पे भी इस पे नज़र रखी हुई थी, वो हमेशा से इसे प्रोटेक्ट करता आया था। नेक्स्ट ये क्लाइंट के पास आए होते हैं और यहाँ पे जैसे ये ड्रंक होती है तो वो इसे लेके संभालता हुआ घर जाने लगा था। फिर से माफ़ी मांगता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसका आज तक मुझे गिल्ट है, यूँ मॉम के कहने पे मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, ये बात कम से कम मैं तुमसे डिस्कस तो कर सकता था, प्लीज़ माफ़ कर दो ना। खैर अब वो इतनी बार इससे माफ़ी मांग रहा था सो फाइनली ये भी उसे माफ़ कर ही देती है। नेक्स्ट सीन में दोनों को घर पे ही दिखाया जाता है। आज की रात तो इन लोगों ने एक साथ में ही बिता दी थी, मीन के इनकी नाराज़गी ख़त्म हो ही चुकी होती है। अब नेक्स्ट सीन में इन दोनों को बीच पे ही दिखाया जाता है। अब की बार मिलने के लिए लिन ने ही इसे बुलाया था और यहाँ पे कह देती है कि उस दिन तो मैं तुम्हें कोई भी जवाब नहीं दे पाई थी, लेकिन फाइनली आज तुमसे कहती हूँ कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। इसने वही वाला नेकलेस भी पहना हुआ था जो कि उस वक्त शीलियान ने उसे गिफ्ट किया था। ये देख के यहाँ पे वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड देन इन दोनों के इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज़, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।